डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेएनयू के पॉलिम यानी कि पॉलिटिकल साइंस एमए, उसकी जो इस साल की पेपर है 2021, उसको एनालाइज कर रहे हैं। और ये एक तरह से शुरुआत है इस साल के पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो मैं हेल्प करने वाला हूं, उसकी एक तरह से समझिए कि आगाज है। तो इसमें आपका स्वागत है। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये केवल एक नॉर्मल एनालिसिस नहीं होती है। इसमें आपके साथ मिलकर के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और वो टिप्स एंड ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप इस तरह के कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए कि ये नॉलेज का खेल नहीं है। एमसीक्यू एक गेम टाइप का है। उस गेम के रूल्स और टिप्स एंड ट्रिक यदि आप नहीं जानते हैं तो ब्रूट नॉलेज से आप कभी पोलम जैसे एग्जाम को क्रैक हार्डली कर पाएंगे। ये यूजफुल होगा डीयूटी और यूजीसी नेट के लिए भी, क्योंकि इसके क्वेश्चन लेवल काफी हाई हैं, और किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। एक बात मैं यहाँ और बता दूं कि कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, इस बार कैसे पीजी की एग्जाम होगी, सीयू सेट से होगी या अलग होगी, कुछ पता नहीं है। मैं ऑथोरिटीज के टच में हूँ। आई कैन टेल यू, आई हैव टॉक टू द दोज हु आर एक्चुअली मैनेजिंग। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी को ठीक से अभी तक पता नहीं है। यूजी के लिए ये पता है कि सीयू सेट होगी, डीयू जेएनयू, लेकिन पीजी में क्या होगा ये अभी एक अनडिसाइडेड है। और जैसे ही ये डिसाइड होता है वैसे ही हम एक वीडियो लेके आएंगे, बताएंगे और सीयू सेट के पैटर्न क्या होंगे, और उसके उसके बाद ही हम जो है इस साल के वीडियो को अपलोड करेंगे उस तरह से, जिससे कि आप सीयू सेट यदि होती है तो, और यदि अलग अलग होती है तो, दोनों केस में अलग अलग ढंग से हम तैयारी की शुरुआत करेंगे। सो लेट अस बिगिन जेयू पोलिम 2021 पेपर एनालिसिस। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि मैं हर क्वेश्चन के सामने जो है लिखूंगा इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, और बाद में हम लोग काउंट करेंगे कि कितने इजी, मीडियम, डिफिकल्ट हैं। सेकंड बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे कि कैसे प्योर नॉलेज के बजाय आप अपनी बुद्धि को यूज करके, यदि आपने जनरल अच्छी पढ़ाई की है, तो कैसे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। इसको लर्न कीजिए मेरे साथ में। थर्ड, मैं ये कहूंगा कि ये पेपर मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये एग्जाम देने के बाद जो मेरे स्टूडेंट थे वो बहुत ही हताश, निराश थे। इनफैक्ट मुझे उन्हें काउंसल करना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि सर, इतना डिफिकल्ट आया, कुछ फायदा नहीं हुआ आपके गाइड से, और ये, और हम लोग बिल्कुल एकदम बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, डिस्ट्रॉट महसूस कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इसलिए आपको इतना डिफिकल्ट लगा क्योंकि ये लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक डिमांड करता था और लॉट्स ऑफ कॉमन सेंस डिमांड करता था, जो आप घबरा गए होंगे। इसके अलावा ये बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, ये मीडियम टू डिफिकल्ट पेपर है। नेक्स्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पॉलिम जो एग्जाम है, या फॉर दैट मैटर जेएनयू की आईआरएम और पीआईएसएम, इन सब का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इसका रीजन ये नहीं है कि इसमें बैठने वाले बच्चे बड़े तेज हैं, और ये, इसका सोल रीजन ये है केवल पॉपुलेशन और नंबर। देखिए क्या है, पॉलम में 40 सीट हैं और जो इसमें बच्चे बैठते हैं वो 10,000 के आसपास, मुझे लगता है कि बच्चे अपियर हो जाते हैं। अब आप ये बताइए कि 10,000 बच्चे में से 40 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो आप समझिए 250 बच्चे में एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, मतलब एक स्टूडेंट। यदि आप सिविल सर्विसेज का देखेंगे, आईएएस का, तो वहां भी जो है प्रीलिम्स में यदि आप देखेंगे तो करीब जो है 40 में एक सेलेक्ट होता है। यदि आप यूजीसी नेट देखेंगे तो वहां भी 50 में एक सेलेक्ट होता है। तो पॉलम जैसे एग्जाम जो है वो सिविल सर्विसेज से भी कई गुना टफ हो जाते हैं, और जो यूजीसी नेट है उससे भी कई कई गुना ज्यादा टफ हो जाते हैं। इसके चलते इतना हाई जाता है। ये पेपर यदि यूजीसी नेट में आता है इसी लेवल का, तो इसमें कट ऑफ जो है 55 जाता है। यदि ये सेट में आता, वेस्ट बंगाल सेट में, तो इसका कट ऑफ 40% जाता। यदि ये सीयू सेट में आता तो इसका कट ऑफ जो है 40% जाता। यदि ये प्रीलिम्स में आता तो इसका कट ऑफ जो है मुश्किल से 42% जाता। लेकिन ये चूंकि 10,000 बच्चे में केवल 40 बच्चों को लेना है, इसका कट ऑफ 76 गया था। कैन यू बिलीव, सो हाई ए कट ऑफ। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि आप केवल जेएनयू को एम मत कीजिए, मेरी बात मानिए। उसमें पढ़ने से कुछ ऐसे सुरखाब के पढ़ नहीं लगते हैं।
क्योंकि ये इतना अर्बिट एग्जाम हो जाता है, जब 10,000 में से 40 बच्चों को चुनना है तो वो कुछ भी पूछते हैं, जैसा इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, और आपसे डिमांड करते हैं कि आपको सब कुछ पता हो, जो ऐसा होता नहीं है। सेकेंडली मैं बोलूंगा कि सॉरी, कि इस टाइप के पेपर को क्रैक करने के लिए नैक डेवलप करें, टिप्स एंड ट्रिक डेवलप करें, कॉमन सेंस लगाएं, नॉलेज पे डिपेंड ना करें। ये compete कौन कर सकता है? जो 60 to 65% क्वेश्चन जानता हो नॉलेज के बेसिस पे, और रेस्ट 10 से 11 जो है वो अपने कॉमन सेंस से और टिप ट्रिक से क्रैक करता हो, तो उसको 76 आ जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं कि क्या 60 से 65% आप इसका जानते हैं या नहीं। और मेरा ये मानना है कि मेरे सभी स्टूडेंट जो मेरे साथ बने हुए हैं वो 60 से 65% ऑफ दीज 100 क्वेश्चन जरूर जानते हैं। नाउ विद दिस लॉन्ग प्रीलूड जो है, लेट अस बिगिन द क्वेश्चन आंसर का दौर। पहला ही क्वेश्चन जो है बाउंसर, द Antonio dos Santos conception of new dependency based on monopoly capitalism is created by। आपको ये देख के लगा होगा कि बड़ा टफ क्वेश्चन है, और ये एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं इसको इजी कैटेगरी में रखता हूं। कैसे? अब जब इसका ऑप्शन आप पढ़ेंगे, और ऐसे हर क्वेश्चन में आपको यही होगा डिफिकल्ट में, तो आप देखिए क्या है। आप भले ना जानते हो सांटोस को, और ये भी नहीं जानते हो कि उन्होंने न्यू डिपेंडेंसी दिया है, लेकिन कॉमन सेंस से देखिए। मल्टी मतलब ये कहते हैं कि जो डिपेंडेंसी यदि आपको पता है, गुंडर फ्रैंक का पता है, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यदि आपको पता है, डिपेंडेंसी क्या थी बेसिकली, कि जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है या डेवलपिंग वर्ल्ड है, उनका डेवलपमेंट डिपेंडेंट है कोर, जो कैपिटलिस्ट कोर कंट्री है वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के, और यहाँ जो डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअली जो है वो बेनिफिट होता है वो कैपिटलिस्ट कोर कंट्री को। तो इसलिए अंडर गुंडर फ्रैंक ने बोला कि ये डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। तो ये सब बातों को आप जानते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये जो मोनोपोली कैपिटलिज्म जो कॉज हो रहा है, उसका कारण है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। दूसरा है मर्केंटलिज्म, ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम। अब इतना बेकार से ऑप्शन है कि क्यों क्यों जो है ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मोनोपोली कैपिटलिज्म करेंगे, या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम का मोनोपोली कैपिटलिज्म से क्या मतलब है? मार्केंटलिज्म जो है, जो पहले के जमाने में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, कब की खत्म हो चुकी है वो कैपिटलिज्म। तो अभी की जो कैपिटलिज्म है वो केवल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा जनित की जाती है। इसीलिए बाय वर्च्यू ऑफ द ऑप्शन ये क्वेश्चन बन जाता है इजी, कॉमन सेंस क्वेश्चन। इसको हम लोग रखेंगे इजी। फिर से मैं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, दास सांतोस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने जो है न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी दिया है, और इन्होंने क्या क्या कहा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, आप इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। ये ब्राजील से बिलोंग करते थे इनको वहां एक्साइल भी दे दिया गया था, बहुत रेडिकल इनके विचार थे। इनका यही कहना था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मोनोपोली कैपिटलिज्म जिससे डिपेंडेंसी पैदा हुई है उसमें एमएनसी का रोल है। कौन बोलेगा नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लिबरल नेशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी? अगेन ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन देखिए, ये क्या कहना चाहता है कि इसमें से कौन नहीं एसोसिएटेड है जो लिबरल नेशनलिज्म, जो लिबरलिज्म ने जो नेशनलिज्म की भावना दी, जो बेसिकली 19th सेंचुरी यूरोप में आया, जो हम लोगों ने भी अपनाया, इमेजिन कम्युनिटी जैसा, जो साथ एक जैसा खाते हैं, पहनते हैं, सोचते हैं, जिनका एक कल्चर है, एक कॉम जिसको नेशन कह लीजिए। तो 18th सेंचुरी में वो बन ही रही थी लिबरल नेशनलिज्म। ये कहते हैं उसमें से कौन सा नहीं एसोसिएटेड है। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एसोसिएटेड होगी, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू, सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, कंट्रोल्ड मार्केट। अब ये इतना अकवर्ड है कि कंट्रोल्ड मार्केट का क्या नाता जो है नेशनलिज्म से हो सकता है। इसलिए ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अगेन ये इजी। तो ये दोनों जो है इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है, बाद में हम लोग काउंट करेंगे। Third question, which among the following institution has been given the responsibility to regulate the right of citizenship, blah blah। ये कहना ये चाहता है कि इंडिया में सिटीजनशिप पे फाइनल डिसीजन लेने वाली कौन सी अथॉरिटी है। और जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो इतना आसान क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा यदि आप पॉलिम की तैयारी कर रहे हैं, कि पार्लियामेंट ही वो अथॉरिटी है इंडिया में जो सिटीजनशिप एक्ट को चेंज कर सकती है। अभी देखिए सीए जब आई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो पार्लियामेंट ने किया था। इसके पहले 2003 में, 2005 में सिटीजनशिप पर फाइनल जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है। ना तो इस पे जुडिशरी है, ना एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तीसरा इजी क्वेश्चन, आपको देखने में मुश्किल लेकिन है आसान क्वेश्चन।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट ऑथर्ड बाय पार्था चटर्जी। अब ये क्वेश्चन देख के तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। क्यों? अगेन बाय वर्च्यू ऑफ द ऑप्शन। अब यहाँ क्या है कि इन सब को यदि आप नहीं भी जानते हैं किसने लिखा है, तो यहाँ आके आपको ठहर जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपने पोलेम जैसे एग्जाम की तैयारी की है स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि ये बुक को आप भूल नहीं सकते। आइडिया ऑफ इंडिया बुक को भूल करके आप एग्जाम में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है सुनील खिलनानी की, जिसमें कि 50 साल में कैसे इंडिया इवॉल्व हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, न्यू इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, पार्टीशन के बाद इंडिया, उस पर उन्होंने बुक लिखी है। इसको कई जगह रेफर किया जाता है टेक्स्ट बुक में, एमए में इसकी जो है पढ़ाई भी होती है। तो इसीलिए आइडिया ऑफ इंडिया आपको पता है, और चूंकि ये सुनील खिलनानी ने लिखी, मैंने यहाँ लिखा है, तो फिर आपका आंसर ही मिल गया। इसलिए मीडियम है, ये टफ नहीं है। पार्था चटर्जी के इन 3 के अलावा जो है ये 2 बुक को भी याद कर लीजिए। तो 5 बुक आपको याद हो गए। तो पार्था चटर्जी के साथ एक और बात याद कर लीजिए कि इन्होंने जो है एक बुक लिखा था जिसमें कि बाद की जो टाइटल थी वो थी नेशनलिज्म एज ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स। मुझे लगता है कि शायद इसी में लिखा होगा, नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट में। तो नेशनलिज्म एज ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स, ये पूछा जाता है कि किसने इंडियन नेशनलिज्म को एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स बोला। इसका मायने क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए बना रहे हैं कोई एक्स चीज, मान लीजिए कि पुलाव बना रहे हैं, और ऐसे ही मतलब उसके चलते कुछ और चीज बन गया, खिचड़ी जैसी बन गई, डेरिवेटिव है। मतलब मेन चीज से हट के जो ऐसे ही कोई चीज बन जाती है वो डेरिवेटिव होती है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी होती है शेयर मार्केट में, मतलब मेन शेयर के बदले जो है जब फ्यूचर ऑप्शन इस टाइप की आप ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव है। जैसे सिस्टम अप्रोच जो है वो मेन अप्रोच है, और जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो डेरिवेटिव अप्रोच है सिस्टम अप्रोच से, उससे निकला हुआ चीज है। तो यहाँ पे पार्था चटर्जी कहते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म जो है कभी प्राइमरी डिस्कोर्स नहीं रही है। यहाँ पे कास्टिज्म रहा है, रिलीजन रहा है, लैंग्वेज रहा है। नेशनलिज्म जो है इन सब के ऊपर बड़ा थोपा हुआ सा है, ये एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स है। मतलब हमारे बोलचाल में नेशनलिज्म कोई बहुत मायने नहीं रखता था बहुत सालों तक। तो ये चीज इसलिए मैं इतना देर से बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है। ओके, सो पहला मीडियम क्वेश्चन मिला, अभी तक 3 इजी 1 मीडियम। 5वां क्वेश्चन, सैस्किया सैसेंस बुक। अब इसको पढ़ते ही आपका दिमाग चकराया होगा मेरे स्टूडेंट का, कह रही ये तो और एक बाउंसर आ गया, लेकिन आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी आसान है। सैस्किया सैसेन बुक, लूजिंग कंट्रोल, सॉवरेनिटी इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, analyzes 3 levels of erosion of sovereignty of modern nation state. Which one is not associated with it? तो अब ये आप देखेंगे तो ये बुक ही कहता है कि कैसे जो है सोवरेंटी अफेक्टेड हो रही है अभी एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में। इस पे काफी लोगों ने लिखा है, और इसमें सैसन ने भी लिखा है। तो ये तो है, तो वैसे इसको डिफिकल्ट से नहीं रखेंगे, लेकिन आप यदि ऑप्शन पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक सिटीजनशिप, अभी क्या होता है, आप बहुत पैसे देकर के किसी का भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। कई डेवलप्ड कंट्री में इतने का इन्वेस्टमेंट करें आप तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। इमिग्रेशन जो है वो सॉवरेंटी को बहुत अफेक्ट कर रही है। टेरिटोरियलिटी भी जो है वो एक तरह से बाधित हो रही है। रीजनलाइजेशन बढ़ रहा है, ईयू है, एसीएन है, और बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कि जो बॉर्डर है वो लूज कर रहा है मीनिंग को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, ग्लोबल ट्रेड में, खास करके मनी एंड अदर जो है वो बाउंड्री को मानता नहीं है। तो टेरिटोरियलिटी भी एक इशू है। लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यदि आप देखेंगे तो ये ऑड वन आउट टाइप का लगता है। ये सॉवरेंटी को, मतलब ये तो एक अलग ही बात है, इसलिए 4th ऑप्शन सही है। और ऐसे देखेंगे तो डिफिकल्ट या मीडियम, चलिए इसको डिफिकल्ट रख लेते हैं। Who among the following is the final authority in deciding whether or not a लोकसभा एमपी, मतलब ये कहना ये चाहता है कि यदि एक लोकसभा एमपी का जो या एमएलए का भी जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है एंटी डिफेक्शन के बेसिस पे, जो 10th शेड्यूल में है, 52nd अमेंडमेंट, ये सब याद कर लीजिए। 52nd अमेंडमेंट से राजीव गांधी के टाइम में जो है 10th शेड्यूल में डाला गया एंटी डिफेक्शन, बाद में उसको अमेंड भी किया गया। उसमें यदि कोई डिफेक्ट करता है, एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है, उसके चलते डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसके लिए फाइनल अथॉरिटी कौन है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें कंफ्यूज आप इसमें हो सकते हैं कि स्पीकर ऑफ द हाउस, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं भी कंफ्यूज हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, स्पीकर
ही वो अधिकारी है जो कि डिस्क्वालीफाई करता है, लेकिन स्पीकर के आदेश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। तो फाइनल ऑथोरिटी कैसे स्पीकर हुआ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें फाइनल ऑथोरिटी वही है। अब उस ऑथोरिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में तो फाइनल जजमेंट होता है, इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो इसका सही आंसर ये है। इससे जुड़ी हुई एक और बात बता दें कि हाल फिलहाल में इस पे सुप्रीम कोर्ट की दो दो डिसीजन आई है जिसमें यह कहा गया है, पार्लियामेंट से एग्जॉर्ट किया गया, रिक्वेस्ट किया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये पावर जो है वो स्पीकर से छीन ले और इसको एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल में ये पावर दे दें जो कि एमपी या एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन ले। उसका कारण सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर अधिकतर देखा गया है कि वो पार्टी के फंक्शनरी के तौर पे एक्ट करता है, ना कि एक इंडिपेंडेंट क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी के जैसा। इससे डेमोक्रेसी बाधित हो रही है। तो ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। तो अच्छा, चलिए इसको आप मीडियम में रख लीजिए क्योंकि दो में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। 7 number question, which one of the following does not come under the categorization of pure type of political culture? मतलब लड्डू क्वेश्चन इसको कहते हैं। आप में से कोई मिस नहीं कर सकता है। पैरोकियल, पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट, ये तो थी नहीं, तो इसीलिए। इलेक्शन टू द राज्यसभा, अनदर लड्डू क्वेश्चन। लड्डू क्वेश्चन मैं ऐसे बनाऊंगा। राज्यसभा में ये पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में जो है पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें कौन सा मेथड यूज किया था? आपको पता है एसटीवी यूज किया था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो एकदम इजी क्वेश्चन। मैच करना, अगेन वेरी वेरी इजी। आपको पता है कि इमेजिन कम्युनिटी, आप कभी मिस नहीं कर सकते थी। पोलम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सबको पढ़ के जाएंगे। इमेजिन कम्युनिटी, बेनेडिक्ट एंडरसन ने लिखा है बुक। तो ए का 2, तो ए का 2, और यहां देखिए आपका काम ही बन गया। अब आगे आप कल मैच कर लीजिएगा, मैं आगे देखने वाला भी नहीं हूं, आप मैच करके सीख लीजिएगा, इसलिए इजी। यहां तो इजी मैंने मार्क कर दिया है, ग्रीन मतलब इजी है। अब इतना लंबा सा इसमें स्टेटमेंट है। बेसिकली ये कहता है कि आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया अभी, लिप्सेट एंड रोकेन ने क्लीवेज थ्योरी दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे रूरल, अर्बन, सेंटर, पेरीफेरी, इस तरह के क्लीवेजेज जो हैं, वर्कर, एम्प्लॉय एंड ऑल, ये जो सोशल क्लीवेजेज है उसके अराउंड जो है पार्टी डेवलप होती है। इन क्लीवेजेज, जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ भी इन क्लीवेजेज पे, कास्ट क्लीवेजेज पे पार्टी डेवलप हुई है, नेशनलिज्म पे भी हुई है, रूरल अर्बन पे भी हुई है। तो ये लिप्सेट एंड रोकन ने दिया है। इजी क्वेश्चन। हु डिफाइन पॉलिटिकल कल्चर? अब ये मीडियम क्वेश्चन है, मतलब वायलेट से है। तो पॉलिटिकल कल्चर के बड़े बहुत सारे डेफिनेशन है यहाँ पे। यहाँ पे है द सम ऑफ द फंडामेंटल वैल्यूज, सेंटिमेंट्स एंड नॉलेज दैट गिव्स फॉर्म एंड सब्सटेंस टू पॉलिटिकल प्रोसेसेस। अब यहाँ इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट नहीं बोला है क्योंकि आप गैब्रियल एलमंड से कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन गैब्रियल एलमंड ने दिया है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है एक तरह का जनरल ओरिएंटेशन ऑफ पीपुल टुवर्ड्स पॉलिटिक्स है। मतलब उनका कैसा एटीट्यूड, कैसा बिहेवियर, कैसा थॉट है पॉलिटिक्स के बारे में, मतलब एक जनरल ओरिएंटेशन ऑफ पीपल्स एटीट्यूड, बिहेवियर टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। तो ये यदि आपको याद हो, मैंने पढ़ाया भी है, तो आपका फिर ध्यान जाएगा कि इसमें से और कौन हो सकता है। एल्बर्ट के साथ ही सिडनी भरवा है, तो इनको भी आप काट देंगे, तो बचा केवल लूसियन पाई और लिपसेट। अब लूसियन पाई यदि आपने थोड़ी डीप पढ़ाई की है तो लूसियन पाई जो है वो कल्चर के एक्सपर्ट हैं। इनफैक्ट वो पॉलिटिकल कल्चर को डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, और इस पे उन्होंने इतना काम किया, वो चाइना एक्सपर्ट हैं, दैट वे डेवलपिंग कंट्री एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने जो है ये कहा है कि पॉलिटिकल कल्चर का पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन से बहुत क्लोज नाता है। तो आपका ध्यान इस पे जा सकता है, आप गेस कर सकते हैं, और यही सही भी है, लूसियन पाई। इसलिए मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है इसको। 12 number question, which one of the following does not belong to the properties and characteristic of the political system propounded by Almond? Almond फिर से दोबारा यहां आते हैं। अब देखिए, जो पॉलिटिकल सिस्टम वैसे तो ईस्टर्न ने दिया था, लेकिन एलमंड ने इससे इसका डेरिवेटिव निकाला, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इनपुट आउटपुट अप्रोच एंड ऑल, और ये पावल के साथ मिलकर इन्होंने किया था। और उसको बाद में कई लोगों ने यूज किया, रिक्स ने भी उसको यूज किया, इंडियन पॉलिटी में रजनी कोठारी ने यूज किया, मॉरिस जॉन्स ने यूज किया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को। एनीवेज, वो एक अलग इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आप कॉमन सेंस से बनाएंगे। यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा फीचर यही है कि आप उसको हर
कल्चर में, हर कॉन्टेक्स्ट में लागू कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स जैसा है, उसके अंदर हम नहीं झांकते हैं। इसीलिए इंडिया में भी पॉलिटिकल सिस्टम और अमेरिका में दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यूनिवर्सलिटी है, यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हर पॉलिटिकल सिस्टम में एलिमेंट कहते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? पैटर्न, बिहेवियर, रूल्स, नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि समाज अपने काम को करता है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि मैरिज भी एक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट एक स्ट्रक्चर है, जुडिशियरी, मिलिट्री, गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब स्ट्रक्चर हैं। तो रूल नॉर्म्स जो है सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, और जो ब्रिक मोर्टार में हार्ड स्ट्रक्चर। और हर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ फंक्शन करता है। कई स्ट्रक्चर जो है, एक ही स्ट्रक्चर 10 फंक्शन कर सकता है, और एक फंक्शन के लिए भी कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो यूनिवर्सलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब हर पॉलिटिकल सिस्टम में स्ट्रक्चर होंगे ही। और मल्टी फंक्शनलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 5 फंक्शन कर सकता है। सही है, तब एक ही बच गया बस। होमोजेनिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, नो, पॉलिटिकल सिस्टम होमोजीनियस नहीं होते, एक ही जैसे नहीं होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। आप ये यूनिवर्सली ये मॉडल हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर पॉलिटिकल सिस्टम यूनिक होता है, हेट्रोजेनस होता है, होमोजेनियस नहीं होता है। तो इसीलिए मीडियम कैटेगरी। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये मरून से है, इसलिए अर्बिट नहीं है। Who among the following introduced the asylum bill? अब ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको चलिए ये कहता है कि एक इंडियन पार्लियामेंट्रियन पहचानिए इस चारों में से जिसने कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया, जिसको कि एसलम बिल 2015 कहते हैं। एसलम बिल मतलब कि कोई यदि भाग करके कोई पॉलिटिकल लीडर इंडिया में शरण लेना चाहता है, जैसे दलाई लामा शरण लिए, तो उसको एसलम बोलते हैं। तो जैसे अभी अशरफ गनी जो है, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से कब्जा किया, तो वो भाग करके गए, और किस कंट्री गए आप देख लीजिएगा, तो वो एक एसलम उनको किसी ने दिया, जहां भी वो गए होंगे। तो ये जो है प्राइवेट मेंबर बिल कौन लेकर के आया? अब यहाँ यदि आप देखेंगे तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो कांग्रेस के लीडर हैं, सुप्रिया सुले जो है महाराष्ट्र से हैं, शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस से हैं, शशि थरूर कांग्रेस के लीडर हैं, और सचिन पायलट तो कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं, जैसे यदि आप मेरे टाइप से सोचते हैं, तो मैं गेस करूंगा कि इसमें से शशि थरूर लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये तो एक तो इंटरनेशनल मामला है। शशि थरूर जो है यूनाइटेड नेशन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने काम किया। उनकी आउटलुक जो है वो कॉस्मोपॉलिटियन है। उन्होंने पैक्स इंडिका नाम की बुक लिखी है। ये सब आपको पता होगा। यदि ये सब पता है तो आप शशि थरूर गेस करेंगे, और वही सही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कॉमन सेंस से गेस करके बिना एग्जैक्ट नॉलेज के भी क्वेश्चन को क्रैक किया सकता है। मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैंने गेस किया और मैंने देखा कि यही सही है। अब ये क्वेश्चन जो है अर्बिट है, ये डिफिकल्ट ही नहीं है, बाउंसर है गुडलैंड से, क्योंकि ये रेड से है ना कि मरून। अब ये कहता है हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीड द सिविक रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन डिफरेंट इंडियन सिटीज टू कंटेन और इवन प्रिवेंट इथनिक वायलेंस। अब ये इसका आंसर केवल आप जान लीजिए आशुतोष वार्ष्णेय है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, इनकी बुक जान लीजिएगा। यहाँ पे रजनी कोठारी को जान लीजिए, कांग्रेस सिस्टम, कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये सब बुक इन्होंने लिखा है। कॉन्सेप्ट दिया है पार्था चटर्जी, अभी हम लोगों ने देखा, इंडियन नेशनलिज्म एज डेरिवेटिव डिस्कोर्स, नेशन एंड फ्रैगमेंट लिखा है सब, बाकी छोड़ दीजिए। सो आशुतोष वार्ष्णेय मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको आप भूल जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैट्यूटरी कमीशन? वेरी इजी क्वेश्चन, ये दोनों इजी हैं। मैंने कई बार आपको बताया है इन ड्यू कोर्स ऑफ डिस्कशन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी उसको कहते हैं जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे CAG, देन यूपीएससी, CEC, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या एजेंसीज हैं। इसके नीचे जो है मतलब कि रैंक में वो एजेंसी होती है जो किसी एक्ट से बनती है पार्लियामेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो नहीं है, लेकिन किसी एक्ट से, जैसे CVC, NHRC, सेंट्रल वुमेन्स कमीशन, नेशनल वुमेन्स कमीशन, ये सब जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन सबसे लो रैंक में आती है जो कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बनी है। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन थी, अभी नीति आयोग है, और यहाँ पे लॉ कमीशन है। इसके अलावा देखेंगे तो NCW जो है स्टैट्यूटरी है, NHRC स्टैट्यूटरी है, इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, स्टैट्यूटरी से भी बड़ा। लेकिन लॉ कमीशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है। इजी क्वेश्चन। वहां इसलिए इजी है क्योंकि इन सबको आप जानते हैं, इसको आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जानते होंगे कि ये सब स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है।
व्हाट आर द प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ ऑथोरिटी मेंशन्ड बाय मैक्स वेबर? लड्डू क्वेश्चन। मैक्स वेबर ने 3 टाइप की ऑथोरिटी बोला है, करिस्मेटिक, ट्रेडिशनल, लीगल, रैशनल, ऑल ऑफ द अबव तो ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे एक टिप्स मैं हमेशा देता हूँ, ऑल ऑफ द अबव हो तो जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको बहुत मुश्किल से छोड़िएगा, ठोक बजा के देख लीजिएगा, अधिकतर केसेस में ऑल वाले ऑप्शन सही होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म इज नॉट मेड बाय कम्युनिटेरियन? आपको पता है कि कम्युनिटेरियन मतलब जो कि कम्युनिटी को प्रश्रय देते हैं इंडिविजुअल के बदले में, और वो ये मानते हैं कि एक स्टेबल नर्चरिंग कम्युनिटी का होना आदमी के लिए जरूरी है। वो ये भी मानते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो जो बनता है, जो कंस्टिट्यूट होता है, वो एक कम्युनिटी के मेंबर के तौर पे होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल नहीं है, हवा में उसकी थॉट नहीं डेवलप होती है, उसका जो पूरा पर्सनालिटी डेवलप होता है वो कम्युनिटी के मतलब रेस्पेक्ट में होता है, कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो एक इम्बेडेड सोशल इंटिटी होता है इंडिविजुअल, वो एब्स्ट्रैक्टेड इंडिविजुअल नहीं होता है, वो सिचुएटेड सेल्फ होता है उसका, वो अलग थलग नहीं होता है। तो वो लिबरलिज्म को जो है वो एक तरह से पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म टाइप का वो दूसते हैं, कहते हैं कि वो कम्युनिटेरियन फीलिंग को काटता है। और 4 कम्युनिटेरियन हमेशा आपको याद रखने चाहिए, वो हैं माइकल सेंडल, वॉल्जर, मैकलिंटायर, एंड फोर्थ चेक कर लीजिएगा। एनीवेज 4 मतलब कि ऑलवेज आपको जो है चार्ल्स टेलर, तो ये चारों कम्युनिटेरियन पता होना चाहिए, ये सब लिबरल के ही एक स्ट्रीम आते हैं। अब यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, मैंने चूंकि बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया तो लेट मी अलाउ कि सीधा हम आंसर पे आते हैं। अब ये सब पढ़िएगा तो चलिए पढ़ देते हैं। लिबरलिज्म लेज स्ट्रेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल एंड मिसेज इंपॉर्टेंस ऑफ द कम्युनिटी, ये उनका कोर थॉट है। अब यहाँ नॉट हमको ढूंढना है, इसलिए तो नहीं होगा। लिबरलिज्म सीज इंडिविजुअल एज सोशली एम्बेडेड क्रिएचर इन ए कम्युनिटी विद ऑब्लिगेशन टू ईच अदर, ये तो ये बुराई थोड़ी है। लिबरलिज्म डू नॉट सी इंडिविजुअल, ये रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। ये कहते हैं लिबरलिज्म सीज, दे डू नॉट सी, इसलिए ये नॉट यही है। बाकी देखिए, लिबरलिज्म व्यू इंडिविजुअल एज अ राइट बियरिंग इंडिविजुअल, यस। लिबरलिज्म डिग्रेड्स एंड डिवैल्यूज कम्युनिटी, यही सब इनका आर्गुमेंट है, लेकिन ये फॉल्स है स्टेटमेंट। इजी, या आप मीडियम रख लीजिए। चलिए, Which of the following characteristic of representative democracy is best represent a significant difference with direct democracy? अब ये कहता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये इतना आसान क्वेश्चन है, सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ डिसीजन एंड पासिंग ऑफ लॉ। तो ये तो मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एकदम अकाउंटेबल होंगे जो रूल करेंगे, क्योंकि लोग उसको हटा सकते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में थोड़ा ओपेकनेस आ जाता है। लेकिन इसका राइट आंसर, ऑफिशियल आंसर ये है, और ये तो एकदम बच्चा टाइप का आंसर हो गया। यही तो बाय डेफिनेशन ये डिफरेंस है, इसलिए ये इजी है। वैसे आप मिस कर सकते हैं मेरी तरह, आप थर्ड पे भी मार्क कर सकते हैं, इसलिए इसको मीडियम भी कहा जा सकता है, लेकिन चलिए इजी कहते हैं। The distinctive features of Stephen Luke's view on power are summarized in which of the following? अगेन आप देखिए यहाँ ऑल ऑफ द अबव है, तो हमारी ध्यान जाएगी ऑल ऑफ द अबव पे। स्टीवन ल्यूक्स ने जो है एक बुक लिखा था 1974 में, बाद में उसको उन्होंने रिवाइज भी किया अभी हाल में, मतलब हाल में इसके 10 साल पहले, पावर ए रेडिकल व्यू 1974 में। ये बुक ने धूम मचा दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि पावर का थर्ड डायमेंशन है, मतलब पावर 3 डायमेंशनल होती है। उसमें से पहला डायमेंशन है पावर एज डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन में जो प्रिवेल करता है, जिसका जोर चलता है, वो पावरफुल है। तो ये तो रॉबर्ट डहल ने जो कहा था। देन सेकंड जो बारडाक एंड बाराक ने कहा था, वो सेकंड डायमेंशन ऑफ पावर है, दैट इज पावर ऑफ एजेंडा सेटिंग, या पावर एज डिसीजन एंड नॉन डिसीजन मेकिंग। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब कौन जो है वो एजेंडा सेट करता है, कौन ये डिसाइड करता है कि क्या डिसाइड होना है, ये भी एक पावर है जो छिपा हुआ पावर है। पावर ऑफ एजेंडा सेटिंग, पावर ऑफ नॉन डिसीजन, मतलब कौन जो है वो डिसीजन लेने ही नहीं देता है, वो पावरफुल है। मतलब यदि कोई पावरफुल ब्लॉक है तो वो अपने अगेंस्ट में डिसीजन होने ही नहीं देगा, वो एजेंडा टेबल पे ही नहीं लाने देगा। ये सेकंड डायमेंशन ऑफ पावर है। एंड थर्ड डायमेंशन पावर का है, जो सबसे ऑब्नॉक्सियस, इंसीडियस, सबसे खतरनाक फॉर्म ऑफ पावर है, वो है पावर ऑफ आइडियोलॉजी, पावर ऑफ कल्चरल हेजेमनी। पावर जहां पे कि आप विलफुली डोमिनेट करते हैं लोगों पे, और जिस पे डोमिनेट करते हैं वो खुशी खुशी डोमिनेशन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उनको लगता है कि यही उनका फेट है, यही नॉर्मल है। सो पावर एज कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल एजेंडा, ये यहाँ पे गलत लैंग्वेज लिखा है, ये पावर ओवर कंट्रोल ऑफ माइंड है, थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, जिसको कि रेडिकल व्यू उन्होंने कहा।
सो ऑल ऑफ द एबव। इजी, मेरे हिसाब से इजी या मीडियम रख लीजिए, मीडियम मैंने लिखा है तो चलिए मीडियम। फॉर रॉबर्ट नॉजिक टैक्सेशन ऑफ अर्निंग फ्रॉम लेबर इज एट पार विथ फोर्स लेबर, मतलब वो जो टैक्सेशन को फोर्स लेबर मानते थे। रॉबर्ट नॉजिक आपको पता है एक लिबर्टेरियन है, लिबर्टेरियन मतलब कि जो इंडिविजुअलिज्म या क्लासिकल लिबरलिज्म को मानता है, उसके अनुसार से मिनिमल स्टेट होना चाहिए, नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए, और स्टेट को टैक्सेशन नहीं लगाना है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो रॉल को होता है वो सब नहीं करनी है। और उनका क्यों ऐसा मानना था, क्योंकि वो यहाँ भी ऑल ऑफ द अबव है। फोर्सिंग समवन टू प्रोवाइड टू द नीड इज मोरली ऑब्जेक्शनेबल। आपको कोई बोले कि गन पॉइंट पे भिखारी को भीख दे, तो ये क्या मोरली ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं? आप चैरिटी में उसको करोड़ रुपए दे दें या लाख दे दें या 10 रुपए दे दें, लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। सो ये टैक्सेशन उसी टाइप की बात है कि तुम गरीबों को देने के लिए दो, सरकार बंदूक रख के आपसे ले रही है। Form of taxation are immoral as they contain unjustified seizure of value from income earned by other। लोग जो है मर मर के अपनी इनकम अर्न करते हैं और सरकार जो है उसको ले लेती है ये नाम पे कि हम गरीबों को देंगे, वेलफेयर करेंगे, तो ये जो है अनजस्टिफाइड है। टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन एंड स्टेट एंड पैटर्न प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसको कि ये इसके घोर विरोधी थे रॉबर्ट नॉजिक। वो कहते थे कि गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि वो समाज में ऊपर से बैठ के डिसाइड करे कि किसके पास कितना इनकम होगा और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करे कि यहाँ से 2 लाख रुपए निकालो इसको दो, यहाँ से 1 लाख निकालो इसको दो। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उनका कहना था कि आप जैसे ही पीठ मोड़ेगी गवर्नमेंट, फिर ट्रांजेक्शन होगा फ्रीली और एक अलग पैटर्न डेवलप हो जाएगा। तो कभी भी जो है एंड पैटर्न इनकम वेल्थ का नहीं बना सकते हो, और इसलिए उसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ऑल ऑफ द एबव। इजी, मीडियम, चलिए मीडियम रख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन रियल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट शायद आपको यदि समझ में मैं 1 मिनट में समझा पाऊं तो आगे आपको हेल्प होगा। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अटैक ऑन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। बेसिकली वन ऑफ द अटैक, इस पे तो बहुत सारे अटैक हुए हैं रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस पे। कम्युनिटेरियन का कि एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल है, फेमिनिस्ट का कि रॉलिसियन इंडिविजुअल मेल है, और इसने फैमिली में जो है डिफरेंस प्रिंसिपल नहीं रखा है, प्राइवेट पब्लिक, ये सब अलग है। यहाँ पे एक बहुत ही न्यूएंस जो है, बहुत महीन अटैक है, और वो यहाँ पे है। इंडिविजुअल बोर्न विथ डिफरेंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल propensities will unequally efficient transformers of resources such as primary good। बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि रॉल कहते हैं कि प्राइमरी गुड वो है जो हर आदमी ज्यादा ज्यादा चाहता है, जैसे लिबर्टीज, राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, इनकम, वेल्थ, ये कौन नहीं चाहेगा। और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर होना चाहिए समाज में, और वो इस तरह से होना चाहिए कि लीस्ट एडवांटेज जो है उसको जो है ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो। ये उसका उनका डिफरेंस प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे अमृत्य सेन जैसे लोग जो हैं, और कई लोग ये कहते हैं कि ये जो प्राइमरी गुड है, लिबर्टी ले लीजिए, उसका जो कन्वर्सन है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हर आदमी का एक ही ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी नहीं है। किसी को यदि आप लिबर्टी देते हैं या अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो लखपति बन सकता है, और वही लिबर्टी अपॉर्चुनिटी किसी को देंगे तो वो गरीब का गरीब रह जाएगा। तो इसीलिए हम जो है कंपेयर नहीं कर सकते कि हम कितना जो है ये प्राइमरी गुड दे दें, क्योंकि जो ये यूटिलिटी बंडल बनता है ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के कैपेबिलिटी पे कि उस प्राइमरी गुड को लेके वो अपने जीवन को कितना अच्छा बना सकता है। ये बेसिकली ये कहना चाहता है, और ये एक अटैक है रॉल। इसलिए रॉल का जो एक तरह से फिर लॉजिक पे आप आ जाएंगे कि आप दे दीजिएगा सबको, मान लीजिए इनकम वेल्थ दे दीजिए, राइट अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि हर आदमी की जो ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी जो है उस प्राइमरी गुड को कन्वर्ट करने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का अलग है, तो फिर वही होगा कि गरीब गरीब रह जाएंगे, अमीर जो है, जो जो इंडस्ट्रियस हैं जिनमें कैपेबिलिटी है वो आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए अमृत सेन जैसे लोग कहते हैं कि रॉल का थ्योरी के जस्टिस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के बजाय प्राइमरी गुड का जो इंडिविजुअल है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। आप ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम दीजिए, लेस टिरेनी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ केयर अच्छा हो, जिससे कि लोग प्राइमरी गुड को कन्वर्ट कर सके मीनिंगफुल लाइफ चॉइसेस करने में। बाकी नहीं है, पढ़ लीजिएगा, ये चूंकि बहुत ज्यादा टाइम लगे इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन अंडरलाइंग द लिबरल थ्योरी ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, क्यों? अगेन जब इसको आप पढ़ेंगे, लिबरल थ्योरी ऑफ rational individuals should be left to decide their own belief and determine their actions।
तो ये तो सही है, ये नॉट थोड़ी होगा। यही तो डाइवर्सिटी में का यही है लिबरल डाइवर्सिटी। लिबरल सोसाइटी शुड यूनाइट पीपल अराउंड ए प्रोसीजरल कमिटमेंट ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट, सही है। लिबरल आइडियाज ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स शुड टेक प्रायोरिटी इन द पब्लिक स्पेस, सही है। तो चौथा बच गया, आप पढ़िए भी मत लेकिन पढ़ लीजिए। लिबरल सोसाइटी शुड डिपेंड ऑन ए पर्टिकुलर थ्योरी दैट डिफाइन आवर वैल्यू एंड गुड लाइफ। नो नो नो, लिबरलिज्म काटता है, ये टोटलिटेरियनिज्म है कि एक जो है पर्टिकुलर थ्योरी आप ऊपर से दे दोगे और वही सबको मानना होगा, ये नहीं चलता। डाइवर्सिटी को वो काटता है, ये होमोजीनियस बनाता है, सबको एक डंडे से हाँकता है, और ये सही नहीं है प्लूरलिटी के लिए, लिबरल डाइवर्सिटी के लिए। Which stream of feminist theory proposes that men not only benefit from the exploitation of women, that they are responsible for the subordination of women within the family? अब ये मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मेरे अनुसार से ये लिबरल फेमिनिस्ट भी हो सकती है, रेडिकल फेमिनिस्ट भी हो सकती है। अब ये ऑफिशियल आंसर है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। आपको पता है कि मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने यही बात कहा था, वो तो लिबरल फेमिनिस्ट थी, कि फैमिली में जो है सबऑर्डिनेशन है वुमेन, इवन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, आगे आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल आंसर में टिक मार दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये एकदम हाईली ये जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन के श्रेणी में है, लेकिन ये अपने ऑप्शन के चलते जो है ये मीडियम बन जाता है। क्यों? अब यहाँ पे ये है कि ये सब बुक है मार्क्स के, और ये उनकी थ्योरी है जो उस बुक में उन्होंने दिया। अब ये इतना डिफिकल्ट है, इस लेवल का क्वेश्चन केवल इसलिए है कि आपके पास में सीट 40 है और 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछने का। कोई भी अंडर ग्रेजुएट में इस लेवल पे पढ़ाई नहीं करता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं कॉमन सेंस से। कैसे? जैसे मैंने कैसे क्रैक किया, जब आप मार्क्स को थोड़ा भी पढ़ेंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो आपको पता होगा कि उन्होंने जो एलिनिएशन का अपना थ्योरी दिया है वो अर्ली मार्क्स ने दिया है। मतलब जब वो जर्मन आइडियोलॉजी के पहले वाले मार्क्स, 1845 के पहले वाले मार्क्स, और वहां पे जो एलिनेशन जिस बुक में उन्होंने दिया है वो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, जो शायद उन्होंने 1840s में कुछ लिखा था। तो यदि आप इसको देखें तो इतना पता, जैसे मुझे पता है कि डी का 2 है, और देखिए डी का 2 केवल एक में है, ये तो अब मेरा काम बन गया। आप बाकी मैच कर लीजिएगा और ज्ञान बढ़ा लीजिएगा। तो इसलिए ये मीडियम लेवल पे मैंने रखा है, और ये जो है ये तो अर्बिट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट स्टेट इंटरवेंशन इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग इकोनॉमी अलोंग विथ रिमूवल ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ अनफ्रीडम, पॉवर्टी, टिरेनी एंड सोशल डिप्रेशन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोफेसर अमृत सेन को, जिन्होंने की दिया है कैपेबिलिटी अप्रोच। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम, और फ्रीडम कब है? जब आपको मुक्ति मिलती है। फ्रीडम मिलती है पॉवर्टी से, टिरेनी से, सोशल डेप्रिवेशन से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको मिलता है, सोशल रेस्पेक्ट मिलता है, सोशल इक्वलिटी मिलती है, सोशल जस्टिस मिलती है, तो आपको फ्रीडम मिलती है। और फ्रीडम यदि है तो आप डेवलप करेंगे, वही कैपेबिलिटी है। सो प्रोफेसर सेन। मीडियम, इसया बर्लिन, ये इजी क्वेश्चन है। इसया बर्लिन का कहता है कि मेन आर्गुमेंट क्या है। जब आप पढ़ेंगे तो आप इस पे आकर अटक जाएंगे। उसे देखिए, स्टेट कैन एंड शुड डू मोर टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। स्टेट का रोल वो कुछ ऐसा नहीं कहते हैं। क्रिमिनल सिस्टम शुड बी रिफॉर्म्ड, बकवास। irrational people cannot enjoy freedom, बकवास, ये सब कोई बातें नहीं है। ए पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट ए थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी। आप याद कीजिए, एशिया बर्लिन मैंने आपको पढ़ाया, उन्होंने क्या कहा है कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है एक स्लिपरी स्लोप है। एक बार इस पे आप चल गए, लुढ़क गए, तो आप टोटलिटेरियन पे ही जाएंगे, क्योंकि ये समाज को जो है एक तरह से हाँकने, अभी आपने देखा ना कि एक वैल्यू, क्योंकि समाज या स्टेट जो है वो बन जाता है फादर फिगर। वो कहता है कि तुमको तुम्हारे से ही मुझे बचाना है, इसलिए तुम ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे इंटरटेन करो। ये कॉन्सेप्शन वो देते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। इसलिए वो कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी, इंडिविजुअल पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअलिज्म एंड इंडिविजुअल लिबर्टी को कहीं ना कहीं कुचलता है, टोटलिटेरियन की तरफ जाता है। यही सर बर्लिन का मेन आर्गुमेंट है। इजी। 27 नंबर, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डल। आपको रॉबर्ट डल पता है, उन्होंने पॉलीआर्ची नाम की बुक लिखी है, वो प्लूरलिस्ट थिंकर हैं। उनका कहना है कि पॉलीआर्ची उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि पावर मल्टीपल ग्रुप्स में इक्वली डिवाइडेड होती है। कभी एक जो है किस एक ग्रुप का डिसीजन प्रिवेल करता है, कभी दूसरे का, और इसी को पॉलीआर्ची कहते हैं। सो रूल बाय मैनी। इजी। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच, अगेन वही कैपेबिलिटी अप्रोच आ गया अमृत सेन का।
दूसरी बार, what aspect of capability approach to a person's advantage proposed by Amrit Sen is not captured in the following statement? इसमें से कौन नहीं है कैपेबिलिटी अप्रोच से जुड़ा हुआ? Ability to meet nutrition requirement, health, nutrition, clothing, shelter, physical, power to participate in the social life of the community, power, equal participation in market, equal participation in political life, टिरेनी से बचना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ये सारे कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं गुड एजुकेशन, लेकिन इट इज नॉट फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर्स एंड प्लेजर्स। ऐसा थोड़ी है, आपका ऑल डिजायर प्लेजर कोई मीट नहीं कर सकता है, ना ही ये कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। इजी। 29 नंबर, द पर्पस ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। पहले ही आप मान लीजिए इजी है, क्योंकि आपको पता है रॉल यदि आपने पढ़ा है, पॉलिम में जा रहे हैं, आपको सब कुछ पता होगा। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या था कि जो रॉल्सियन इंडिविजुअल जो टेबल के क्रॉस बैठ करके रूल बना रहे हैं सोसाइटी का, जो जस्टिस एज फेयरनेस के जो प्रिंसिपल बना रहे हैं, वो एक एमनेजिया में है, उनकी मेमोरी लॉस है, उनको पता नहीं कि वो अमीर हैं, गरीब हैं, उनका क्या कास्ट है, क्लास है, उनका क्या सोशल स्टेटस है, उनका क्या बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक, क्या मजबूत हैं, इवन यहाँ तक पता नहीं को मेल हैं, फीमेल हैं। तो इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। ये क्यों किया गया था कि बायस ना हो डिसीजन में, मतलब नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे अभी क्या होता है, जो पॉलिटिकल क्लास है जब वो डिसीजन लेते हैं तो हर आदमी अपने रैशनल चॉइस थ्योरी के अनुसार अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेना चाहता है। कोई भी ऐसा डिसीजन लेगा कि उसका अपना पर्सनल हानि हो जाए। तो जब तक वेल ऑफ इग्नोरेंस नहीं होगा तब तक एक अनबायस्ड डिसीजन नहीं होगा। यही है प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं रॉल्सियन प्रिंसिपल में, फ्रॉम एडॉप्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस दैट अनफेयरली एडवांटेज देमसेल्व्स। इसी को रोकने के लिए वेल ऑफ इग्नोरेंस था। इजी। अकॉर्डिंग टू डेविड हेल्ड, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस टू द मॉडर्न स्टेट? अब देखिए डेविड हेल्ड जो है उन्होंने ग्लोबलाइजेशन पे बहुत लिखा है, मैंने यहाँ बुक दे दिया, आप इस सबको रट लीजिएगा। डेविड हेल्ड पे काफी पूछा जाता है। तो इसमें जो अभी जो मॉडर्न स्टेट के जो चैलेंज हैं, वो ग्लोबलाइजेशन खुद एक चैलेंज है, माइग्रेशन चैलेंज है, रीजनल कोऑपरेशन से भी नेशन स्टेट को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनकी सॉवरेनिटी घट रही है। तो ऑल ऑफ द अबव, इजी क्वेश्चन, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है, और ऑल ऑफ द अबव ऑलवेज जो है ज्यादा प्रोबेबल होता है ठीक होने का, और यदि एक से अधिक है और ऑल ऑफ द अबव है तो आपको ऑल ऑफ द अबव जाना ही है। बाय वर्च्यू ऑफ द ऑप्शन इट इज इजी क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड विद द ट्रांजिशन टू मॉडर्निटी। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो यूरोपियन कंट्री जो मॉडर्निटी में गया था 18th या 19th सेंचुरी में, उसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अर्बनाइजेशन। लेकिन रिवाइवल ऑफ एंशिएंट कल्चर कोई बोलेगा कि यूरोप में मॉडर्नाइजेशन का फीचर है? नो। इजी। ये एकदम सुपर टफ है, क्योंकि ये सारे जो हैं बुक आपको अननोन होंगे, मैंने सीधा दे दिया है, डी है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये डिफिकल्ट आर्बिट कह लीजिए। कैरोल गिल्गिंस इन ए डिफरेंट वॉइस। आपको ये देखते ही दिमाग गर्म हो गया होगा मेरे स्टूडेंट का कि अरे ये तो फिर एक बाउंसर आया, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, इनफैक्ट इजी क्वेश्चन है। While advancing her perspective on care, claims that her finding, पहले तो समझिए कि पर्सपेक्टिव ऑन केयर क्या है। ये फेमिनिस्ट देती हैं। केयर मतलब घर में जो औरतें चूल्हा चौका करती हैं, बच्चों को देखती हैं, बूढ़ों को देखती हैं, तो केयर जो फंक्शन है जो कि अनपेड होता है, इसका कोई नेशनल इनकम में नहीं जुड़ता है, उसकी उस पर बहुत होती है कि वो क्यों औरतें फ्री करें, और केवल औरतें ही क्यों करें, उनका उनको क्या सिला मिलता है। तो उस पर जो इन्होंने जो है कैरोल गिल्गिन ने डिफरेंट वॉइस लिखा है। चूंकि यहाँ ऑल ऑफ द अबव है, यही सही आंसर भी है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ेंगे तो ये सब इतना जनरल स्टेटमेंट है कि आप इसको काट ही नहीं सकते हैं। जैसे देयर इज ए एसोसिएशन बिटवीन मोरल ओरिएंटेशन एंड जेंडर, कोई बोलेगा कि नहीं? दैट प्रीवियस थिंकिंग अबाउट मोरल डेवलपमेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड विद द जस्टिस फ्रेमवर्क। सभी जनरल स्टेटमेंट तीनों और तीनों सही हैं, इसलिए ये बाय वर्च्यू ऑफ ऑप्शन ये इजी है, अदरवाइज डिफिकल्ट। मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग को ठंडा रखिए, कूल रखिए, ऑप्शन पे जाइए। ये मत सोचिए कि हम तो कैरोल गिल्गिन को नहीं जानते, इनका डिफरेंट वॉइस नहीं जानते, तब भी आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, और तभी आप पॉलम टाइप के और यूजीसी नेट टाइप के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप ये सोचेंगे कि कैरोल गिल्गिन का डिफरेंट वॉइस हम जाने और तभी एग्जाम में जाएं, तो आप ना तो उतनी तैयारी कभी कर ही नहीं सकते और कभी आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। With which theory assumes that government will be influenced by various interest group but will not be biased or against any group। अभी हम लोगों ने देखा पॉलीआर्ची, वही कॉन्सेप्ट फिर से घूम के आता है, उसको प्लूरलिज्म कहते हैं। प्लूरलिज्म भी वही है कि जो
गवर्नमेंट है वो एक अंपायर, न्यूट्रल अंपायर के जैसा होता है जो डिफरेंट ग्रुप में मेडिएट करता है, और पावर जो है डिफरेंट ग्रुप शेयर करते हैं, ये प्लूरलिज्म है। सो ये प्लूरलिस्ट थ्योरी है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, अरेंज दीज थिंकर्स क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ देयर बर्थ। आपको लगेगा कि तो बड़ा अरबिट क्वेश्चन है, ईयर ऑफ बर्थ मुझे याद रखना नहीं, याद नहीं रखना है, आप इसको क्रैक कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इन सब में पांचों में आपने राजा राम मोहन राय को पढ़ा है, विवेकानंद को भी पढ़ा है, इन दोनों को तो आपके सिलेबस में है। आपको पता होगा राजा राम मोहन राय 17 समथिंग में पैदा हुए थे, 1833 में उनका डेथ भी हो गया था, तो ये सबसे ओल्ड है। तो राम मोहन राय बी, बी से शुरू होता हुआ 2 है, तो आपने 50-50 गेम खेल लिया। अब ये इसमें ई से अंत होता है, इसमें सी से अंत होता है। अब देखिए, ई जो है दयानंद सरस्वती है, और सी जो है वो स्वामी विवेकानंद है। अब आपको पता है कि दयानंद सरस्वती ने, इतना आपको पता होना चाहिए, इसलिए मुझे पता है कि 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी, और विवेकानंद तो 19 समथिंग तक मतलब जिंदा थे। तो ये 20th सेंचुरी में, तब दयानंद सरस्वती से पहले ही मर गए होंगे, तो पैदा भी पहले हुए होंगे, इसलिए ई से ही जो है अंत होता हुआ सही होगा, इसलिए ये सही होगा, और यही सही आंसर है। तो किस तरह से हमने क्रैक किया वो मैं आपको सिखा रहा हूं, और आप भी इसको कर, अब इस अर्बिट क्वेश्चन को आपने बाय वर्च्यू ऑफ योर टिप्स एंड ट्रिक आपने इसको मीडियम में बदल लिया, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए बस। 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद राम मोहन रॉय। अब फिर राम मोहन रॉय घूम के आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब इन सब को आप पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप पढ़ेंगे तो आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव एक आंसर है, वैसे लिखा हुआ ऑल ऑफ द अबव नहीं है, लेकिन ABCD है, आप देखेंगे सारे इसमें से वो हैं जो आपने राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, लेकिन जब एक से अधिक आपको सही हो जाए तो आप ऑल ऑफ द अबव पे जरूर आपका फोकस जाना चाहिए, और वही यहाँ पे है, इसलिए ये क्वेश्चन मीडियम टफ है। मैचिंग जो है इतना आसान है कि ये सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन है, इसमें से सभी सिलेबस से है। आपको पता है कि ये तोहफत, ये बुक जो है राम मोहन रॉय ने लिखा है, तो ए का 5 और ए का 5 से आपने 50-50 खेल लिया। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा है, तो बी का 1, तो बी का 1, तो बी का 1 दोनों में है। गुलामगिरी आपको पता है ज्योतिबा फुले ने लिखा है, अब मैच कर लीजिएगा। ये रिकंस्ट्रक्शन जो है ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, तो आप इसको सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती ने लिखा है, तो आप मैच कर लीजिएगा। ये सुपर इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में है, आपको भूलना नहीं है। और जो मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, मैं कहूंगा कि सारे बुक आपको याद भी नहीं रखने हैं, 2 या 3 से आपका काम हो जाएगा। अब ये देखिए टफ क्वेश्चन है, हु ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन, जो कराची कांग्रेस में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, जहां से सेकुलरिज्म की एक मतलब एक बात कही गई थी कि फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, जिसमें यह कहा गया था कि द स्टेट शैल ऑब्जर्व न्यूट्रलिटी इन रिगार्ड टू ऑल रिलीजन। ये किसने फ्रेम किया था? ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जहां इस टाइप की बात आए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का, तो आपको नेहरू रिपोर्ट भी पता है, तो आप नेहरू जी पे बैंक कीजिए, ज्यादा चांस है कि आप सही निकलेंगे। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, medium difficult. Which of the following statement go along with Swami Dayanand Saraswati and his आर्य समाज मूवमेंट? यदि आप आर्य समाज के रीति रिवाज से थोड़े बहुत भी परिचित हैं, तो ये क्वेश्चन को आप बिना ज्यादा जाने हुए क्रैक कर सकते हैं। आर्य समाजी जो होते हैं वो बहुत सारे देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, पॉलीथिज्म आइडोलिट्री को नहीं मानते, कोई आर्य समाज मंदिर में कोई ऐसी मूर्ति पूजा नहीं होती है, आडंबर नहीं होता है, कोई इंटरमीडियरी नहीं होते हैं, गॉड और डिवोटी के बीच में बहुत साधारण ढंग से जो है पूजा होती है, मैरिज होती है, और गो बैक टू वेदा का नारा उन्होंने दिया था। ही वॉज इन फेवर ऑफ वेलफेयर स्टेट नॉट। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये सारे के सारे सही है, और यही इसका है, इसलिए मीडियम। ये अर्बिट क्वेश्चन है क्योंकि रेड से है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद विच मॉडर्न इंडियन थिंकर? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस among the needy many and powerful few has to be rearranged in a spirit of equality and fair play। आपको लगेगा कि ये तो गांधी जी ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे नीडी लोग और बहुत सारे जो पावरफुल लोग हैं के बीच में कैसे रिसोर्स का बंटवारा होगा, तो लेकिन ये जो कहा था महादेव गोविंद रानाडे, एज पर द ऑफिशियल आंसर, अब मैं उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, मैंने कोई खास रिसर्च नहीं किया, आप चेक कर लीजिएगा। अर्बिट क्वेश्चन। दूसरा अर्बिट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू रिफ्लेक्ट ज्योतिबा फूलेज आइडिया? मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मैंने सही आंसर जो ऑफिशियल है दे दिया है।
मैंने आपको ज्योतिबा फुले नहीं पढ़ाया, मुझे भी इतना ज्यादा उनके आइडिया नहीं है कि इतना डीप में ड्वेल कर सकूं, मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन इसमें हुई है, और रिसर्च कर लीजिए। Who among the following political leader was instrumental in separating the annual meeting of the Social Conference and the Indian National Congress? देखिए, ये क्वेश्चन को तो आप ऐसे कॉमन सेंस से क्रैक कर सकते हैं। 1895 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह होता था। बाद में तिलक जी ने उसको सेपरेट करा दिया था। और ये आप इसलिए गेस कर सकते हैं कि उस समय में 1895 में तिलक से बड़े कोई नेता उस तरह से नहीं थे। उस समय गांधी जी सीन पे आए नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले तो बहुत ही मॉडरेट थे, वल्लभ भाई पटेल कहीं उस पे सीन पे नहीं थे, तो तिलक उस समय के बहुत ही बड़े नेता थे। तो इसलिए आप इसको गेस कर सकते हैं, मीडियम। What does Ambedkar suggest as a real remedy to the caste system in his famous essay Annihilation of Caste? Annihilation of Caste में बेसिकली वो कहते हैं कि भाई कास्ट को हटाना है ना, तो आपको हिंदू रिलीजन से ही अपने को हटना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है वो शास्त्रा उसको नर्चर करती है, वो उसको वैलिडिटी देती है, सैंक्टिटी देती है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्ट्रॉइंग द बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ द शास्त्रा, और इसीलिए वो हिंदू धर्म से ही उन्होंने नाता तोड़ लिया। बाद में उन्होंने कहा कि आई हैव टेकन बर्थ एज हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज हिंदू, मतलब क्योंकि उनका मानना था, और यही पंडिता रमाबाई का भी कहना था कि कास्ट सिस्टम को आप हिंदू रिलीजन से अलग करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हिंदू रिलीजन उसका आधार है, तो आपको अल्टीमेटली हिंदुइज्म ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पंडिता रमाबाई भी हिंदुइज्म छोड़ दिया, और अंबेडकर जी ने भी। अब ये जो है सुपर इजी है मेरे हिसाब से। इसका रीजन ये है कि ये सब जो गीता पे बुक है बहुत फेमस है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आपको पता है कि श्री अरबिंदो ने एसे ऑन गीता लिखा है, तो डी का 3 मुझे पता है, मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट को पता होगा, इससे मेरी क्रैक हो जाती है। बाकी मिला लीजिएगा और रख लीजिएगा। गीता रहस्य जो है तिलक ने लिखा है। डेमोक्रेसी इज नॉट मेयरली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरली ए मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग ऑफ कंजॉइंट ब्ला ब्ला ब्ला। पढ़ लीजिएगा, डेमोक्रेसी के बारे में कहा गया है, और ये स्टेटमेंट जो है अंबेडकर जी ने दिया है। जस्ट मैं आंसर बता रहा हूं, और रिसर्च कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ये 47 नंबर क्वेश्चन के स्वामी विवेकानंद के फिलॉसफी में इसमें से कौन सा है? विच आर द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड? सो इसमें यदि आप देखेंगे, इफ वन रिलीजन इज ट्रू देन ऑल द अदर्स मस्ट बी ट्रू, ये सही है, उन्होंने कहा है। ही एड्रेस द डेलीगेट्स ऑफ द वर्ल्ड पार्लियामेंट, कौन बोलेगा नहीं, सिस्टर एंड ब्रदर का उन्होंने संबोधित किया था। ही स्टार्टेड ए मूवमेंट, ये शायद 1893 में, तो चेक कर लीजिएगा। ही स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट फिलोसफी ऑफ वेदांता, नो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो तो वेदांता के बहुत बड़े समर्थक थे, तो उसके अगेंस्ट में क्यों प्रचार करेंगे। ही क्रिटिक द मॉडर्न रिफॉर्म मूवमेंट इन हिज टाइम बाय सजेस्टिंग दैट मोस्ट ऑफ देम वेर इनकंसिडरेट इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न मीन्स एंड मेथड ऑफ वर्क। उनका कहना था कि देखो भाई, ये वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आके अपने कल्चरल ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस को मत दूसो। तुम यदि उसको दूसो, उसको चेंज करो, यदि तुम्हारे रीजन रैशनलिटी से वो गलत होता है तो, ना कि वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट यदि वो है तो उसको करो। तो इसलिए ये भी सही है। तो ए बी डी, तो ए बी डी ठीक है। मीडियम, मीडियम क्या इजी कह सकते हैं इसको, बट मीडियम रखिए। 48, फ्रीडम वॉज द सोल ऑफ द होम रूल मूवमेंट। इसके आगे ना बहुत चीजें पढ़ लीजिए, लेकिन जैसे ही आप होम रूल मूवमेंट देखें तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि इंडिया में 2 ही लीडर होम रूल मूवमेंट जुड़े हुए हैं, एक तिलक और एनी बेसेंट। यहाँ एनी बेसेंट है नहीं, केवल है तिलक, इसीलिए ये इजी लड्डू क्वेश्चन, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। विच ऑफ द आइडियाज आर एसोसिएटेड विद वीडी सावरकर? वीडी सावरकर के चूंकि आपके सिलेबस में, आप इसको मिस कर ही नहीं सकते हैं। वैसे बहुत ही कठिन बनाने की कोशिश की गई कि ब्लंट द एज ऑफ डिमांड्स मेड बाय डिप्रेस क्लास। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने डिप्रेस क्लास के डिमांड को इस तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश की हिंदू डॉक्ट्राइन में कि वो अलग थलग ना पड़ जाएं, क्योंकि उनका मेन था कि फर्दर ऑटोमाइजेशन हिंदू कम्युनिटी का नहीं होना है। तो ये दोनों ही बातें एक ही जैसी हैं। उनका कंसेप्शन कल्चरल था नेशनलिज्म का, इसलिए वो कांग्रेस के, वैसे मैंने कई जगह तो ये पढ़ा है कि टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट जो है नेशनहुड का, उनको कोई उनसे मतलब कि अपोज नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल आंसर कहता है कि नहीं, उन्होंने निगेट किया था, तो मान लीजिए तो ए बी सी। तो ये इसको विच ऑफ द आइडियाज आर एसोसिएटेड, ये कह रहा है ए बी डी। एक सेकेंड, उसमें जो है डी को खत्म यदि करें तो विच ऑफ द आइडियाज आर एसोसिएटेड,
और यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा। इसको मुझे लग रहा है कि बी और सी होनी चाहिए। इन दैट केस इसको भी गलत, इसको चेक कर लीजिएगा। मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैंने मेमोरी से मैंने देखा है। मुझे लगता है कि ऑप्शन देख के मुझे नहीं लग रहा है कि ए बी सी कोई है, इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी सी दिख रहा है। तो फिर इसको आप ब्लंट द एज, वैसे भी ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इन दोनों को काट दीजिए, ए और डी को और बी और सी को सही कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल आंसर्स। 50 number question. The prime minister is more concerned about the power than about the welfare of parliament, blah blah, बहुत लंबा है। बेसिकली यहाँ पे वो जो है पार्लियामेंट और उसमें जो रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है उसको एक तरह से डेराइड कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट इसलिए आपको बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए पकड़ में आने के लिए, आपने गांधी जी को पढ़ा है। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में काफी जो है बुराई की है। उनका कहना है कि जो ये प्राइम, इनफैक्ट वो नेशन स्टेट ही जो वेस्टर्न है उसकी बुराई करते हैं, जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसकी बुराई करते हैं, और जो वहाँ डेमोक्रेसी जिसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उनको भी वो कोई अच्छा नहीं मानते, इसलिए गांधी जी। मीडियम। इन जॉन्स रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिजिनल पोजीशन। अब देखिए, वेल ऑफ इग्नोरेंस भी रॉल का पूछ दिया और ओरिजिनल पोजीशन भी, तो रॉल्स को कितना वैल्यू दे रहा है आप देख लीजिए। तो रॉल के बारे में सब कुछ जान के जाइए। ओरिजिनल पोजीशन क्या था, एक तरह का स्टेट ऑफ नेचर, मतलब क्लीन स्लेट, वहां बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो इट इज ए थॉट एक्सपेरिमेंट मीन टू इंश्योर प्रोसीजरल फेयरनेस, मतलब कोई बैगेज नहीं है, इनिशियल पोजीशन है, सब लोग जो है वहां कुछ भी किसी के पास नहीं है, वहां से फ्रॉम स्क्रैच जो है समाज के रूल बन रहे हैं। इजी। 52, इन प्लेटोज फिलोसफी ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म रेफर टू एंटिटीज दैट आर, मतलब कि जो फॉर्म किसको बोलता है वो। अब ये चूंकि प्लेटो आपने पढ़ा है तो इसलिए ये क्वेश्चन इजी होगा आपके लिए। पार्ट ऑफ द मटेरियल डोमेन दैट आर सब्जेक्ट टू फ्लक्स, ये तो फॉर्म नहीं हुआ ना, ये तो मटेरियल वर्ल्ड हो गया, विजिबल वर्ल्ड हो गया। इंटिटीज दैट आर दैट वन कैनॉट हैव नॉलेज अबाउट, नो ऐसा नहीं है, नॉलेज तो दोनों ही विजिबल और इंटेलिजिबल वर्ल्ड का उनका तो नॉलेज हो सकता है। इंटिटीज अबाउट विच वन कैन हैव ओपिनियन दैट वैरी अमॉन्ग पीपल, ये तो विजिबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो एक ही बचा, यही सही है। इंटिटीज दैट होल्ड देयर एट्रीब्यूट परफेक्टली, एट्रीब्यूट कभी नहीं बदलता, और अबाउट विच नॉलेज इज पॉसिबल। इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आपको पता है एनजीएसी जो है वो कोशिश थी, इट वाज मीन टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो कॉलेजियम सिस्टम से हट करके था। In its composition did not include eminent person from outside judiciary. No, eminent person थे, तो ये did not है, इसलिए ये statement गलत है। It was mean to replace the existing system, सही है। It was struck down by a ruling, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, इसलिए उसको उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। तो बी को हटा दीजिए, तो ए सी डी, इजी। The British parliamentarian and political theorist Edmund Burke pursued the impeachment trial of which Governor General India। मैंने कभी बताते हुए, मैं इतनी बातें बोलता हूं, मैंने कह दिया था ये बात की वॉरेन हेस्टिंग का जो इम्पीचमेंट हुआ था उसमें एडमंड बुर्क का जो है हाथ था, मतलब। और ये कई स्टूडेंट ने कहा कि सर आपकी वो बात ने एक क्वेश्चन बना दिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का इम्पीचमेंट हुआ था यहाँ पे करप्शन एंड अदर के लिए, तो उसको कराने में जो हेडमंड बुक कहा था, जस्ट एक ऑड फैक्ट है, मतलब इसको आप अर्बिट क्वेश्चन कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर द पुटू स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये दो बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, पता नहीं क्यों इनको इतना पसंद आया। असल में 2017 में राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सपेंड करते हुए दिया। उस केस का नाम जिसमें कि ये राइट टू प्राइवेसी आई उसको पुटू स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। मिस्टर पुटुस्वामी खुद जो हैं वो रिटायर्ड जज थे। उसमें क्या बातें कही गई है वो यहाँ पे है। इसमें आप कंफ्यूज केवल ये कर सकते हैं कि ये डिसीजन यूनानिमस मतलब सब एका था या कोई डिसेंट नोट था, तो ये यूनानिमस था। तो यहाँ पे लिखा गया द जजमेंट वाज नॉट यूनानिमस, तो पहले इसको काट दीजिए, बाकी सब सही है। देयर वाज ए 9 जज बेंच with Justice J.S. Keher as the Chief Justice of India. Right to privacy was upheld as a fundamental right to be derived from Article 21, right to life and personal liberty, and the judgment was passed in August 2017. आपको ये पता होना चाहिए, मुझे लगता है, वैसे ये डिफिकल्ट है, तो ए सी डी, टफ।
इन विच ऑफ द कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट इज द आइडिया ऑफ कैमेरा ऑब्सक्यूरा मेंशन्ड। ये मेरे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर इतना ऑब्सक्योर क्वेश्चन था कैमेरा ऑब्सक्यूरा और ये पूछा गया, लेकिन ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वैसे इसको मैं डिफिकल्ट की श्रेणी में रख रहा हूँ। बेसिकली मार्क्स ने अपने बुक जर्मन आइडियोलॉजी में आइडियोलॉजी के बारे में बात किया था। मैं इस पे काफी कुछ बोल सकता हूँ लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक लाइन में ये समझिए कि उन्होंने ये कहा था कि आइडियोलॉजी क्या है। वो है जिसमें कि जो व्यक्ति है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेता है, मतलब उसको चीजें उल्टी दिखती हैं। और इसी आइडियोलॉजी को बना के जो रूलिंग क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी कोएर्सन के, मारपीट के सालों साल जो है रूल करता रहता है डोमिनेटेड क्लास पे। तो आइडियोलॉजी का यही रोल होता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होती है वो रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी होती है, जिसको आप कल्चरल हेजेमनी बाद में ग्रामस्की ने कहा। तो ये उन्होंने इसको कैमरा ऑब्सक्यूरा क्यों कहा? कैमरा ऑब्सक्यूरा मतलब वो होता है जहां आप एक ऐसे कैमरे से देखते हैं जहां चीजें आपको जस्ट उल्टी दिखती हैं, पेड़ उल्टा दिखता है। तो आइडियोलॉजी में भी रियलिटी जस्ट उल्टा दिखता है, जो रियलिटी है उसका उल्टा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे इंडिया में लीजिए कि जो आइडियोलॉजी है कि दलितों को या अनटचेबल्स को हजारों साल तक उल्टा दिखता रहा कि उनका फेट ही है कि वो जो है दूसरे लोगों को टच ना करें, नहीं तो उनको नरक मिलेगा। ये रियलिटी नहीं थी, ये उनके ऊपर में जुल्म था, लेकिन उसको जुल्म ना मान करके उसको वो मानते थे कि यही उनका फेट है, यही कैमरा ऑब्सक्यूरा है। सो आइडियोलॉजी डिफिकल्ट। व्हाट वाज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 अबाउट? ये उतना डिफिकल्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि ये उस समय में न्यूज में था, मतलब पिछले साल ये काफी न्यूज में था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्ट्रक डाउन पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसमें जो है कोऑपरेटिव के बारे में बातें थी और सब कुछ इसमें सही है, पढ़ लीजिएगा। ऐसा कुछ कोई ये नहीं है कि नॉलेज बढ़ने वाली बात है, ये करंट इवेंट का क्वेश्चन था। 97th अमेंडमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत छीन लिया था स्टेट के पावर को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डंप कर दिया। Which of the following would not you associate with the principle, you not associate with the principle of free speech? अब इसमें यदि आप देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है जॉन मिल्टन एरोपेगिटिका, ये आपको एकदम बिल्कुल ऑब्सक्योर लगेगा, लेकिन छोड़ दीजिए इसको, आप आगे यदि बढ़िएगा तो यहाँ आप पहुंचिएगा। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाती है, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या नाता फ्री स्पीच से है? तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, आपको एक ही रॉन्ग आंसर खोजना है, तो आपका आंसर मिल गया। तो इससे आपको जो है जॉन मिल्टन के इस खतरनाक से टर्म से कोई मतलब ही नहीं है। वैसे ये क्या है जान लीजिए, ये एक बहुत फेमस बुक है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन कौन थे? वो इंग्लिश पोएट थे, स्कॉलर थे, और जो क्रिटिक थे, पोलेमिकल, मतलब हर चीज की क्रिटिक पर जो, मतलब क्रिटिकल बुक लिखते थे। तो ये जो है एरोपेगिटिका इज अमॉन्ग हिस्ट्रीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पैशन्ड फिलोसॉफिकल डिफेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये उन्होंने भाषण भी इसी पे दिया था वहां के पार्लियामेंट में। तो मीडियम कैटेगरी या इजी भी कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 360 देके इन्होंने इस क्वेश्चन को क्रैक करवा दिया आपको बिना कुछ जाने हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस इसको इजी रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट इफेक्टिवली कैप्चर्ड एडवर्ड सेज 1978 बुक ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिज्म मैंने कई बार, कम से कम 25 बार आपको बताया होगा। ये एक नियो मार्क्सिस्ट थिंकर थे और डिपेंडेंसी थ्योरी के भी ये पार्ट थे। मैंने अभी आपको डिपेंडेंसी थ्योरी बताया। बेसिकली ओरिएंटलिज्म में ये कहते हैं, जो यहाँ लिखा गया है, कि स्टीरियोटाइपिंग ऑफ द लैंड्स ऑफ द ओरिएंट बाय ब्रिटिश, फ्रेंच एंड अमेरिकन कॉलोनिज्म। बेसिकली ओरिएंटलिज्म ये कहता है कि जो वेस्टर्न स्कॉलर हैं वो ओरिएंटल कल्चर, मतलब ईस्टर्न कल्चर, अफ्रीका, एशिया, इन सब का इसलिए स्टडी नहीं करते हैं कि वो जान पाए डिफरेंट कल्चर को। वो स्टडी करते हैं जिससे कि वो नीचा दिखा सके ओरिएंटल कल्चर को इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कल्चर। ये ओरिएंटलिज्म का मेन इसेंस है, जो इससे झलकता है। इजी। Which of the following statement are true about the basic structure doctrine of the Indian Constitution? ये तो ऐसे ही इजी होगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इतनी बार आप जानते हैं। The term basic structure is mentioned in the Constitution. No, no, no. ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, ये डिवाइस है सुप्रीम कोर्ट का, ये वर्ड ही डिवाइस्ड है, और ये मेरे सभी स्टूडेंट जानते होंगे। अब यदि आप ये जानते हैं तो देखिए ए किसमें नहीं है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, तो एक ही ऑप्शन बच गया जो सही हो सकता है, उसमें ए नहीं है, वो बी सी डी। आगे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन, बिकॉज पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग और तीनों ऑप्शन में वो स्टेटमेंट है।
Which amendment of the Indian Constitution reduced the voting age from 21 to 18? अब यहां पे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है और 61 अमेंडमेंट है। ये राजीव गांधी के टाइम में आया था 1988 में, जिसमें कि वोटिंग एज को 18 साल कर दिया गया था। इजी क्वेश्चन। रंजीत गुहास बुक, अब आपको लगा रंजीत गुहास बुक मतलब एक बाउंसर। नो, ये क्वेश्चन आसान है। क्यों? रंजीत गुहास बुक ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल इज अबाउट विच हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अब देखिए रूल ऑफ प्रॉपर्टी जैसे ही आए और आप यदि ऑप्शन देखेंगे, मैकॉलेज मिनिट ऑन एजुकेशन, इसका प्रॉपर्टी से क्या नाता? बेंटिक सोशल रिफॉर्म का क्या नाता प्रॉपर्टी से? परमानेंट सेटलमेंट, यस, यही तो नाता है प्रॉपर्टी से, और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, इसीलिए यही है। ये भी दीवानी और बंगाल, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ऑप्शन इट इज इजी। When Lord Bentinck was about to set sail for India to assume the Governor Generalship, which school of philosophy did he refer to when he said, I am going to British India but I shall not be Governor General, it is you who will be Governor General? अब इन्होंने जो है ना, ये बहुत गलत काम किया है। एक तो इन्होंने अधूरा क्वेश्चन पूछा है। उनको कहना चाहिए था कि बेंटिंक विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ही सेड टू whom, किसको वो नाम देना चाहिए था। इन्होंने जेरेमी बेंथम को कहा था। जेरेमी बेंथम को बेंटिक ने कहा था कि हुजूर मैं तो जा रहा हूं गवर्नर जनरल बनके, लेकिन आप रहो गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि विलियम बेंटिक जो है आइडियोलॉजिकली लिबरलिज्म के बहुत बड़े समर्थक थे, और लिबरलिज्म में उस समय में इंग्लैंड में यूटिलिटेरियनिज्म की धारा बह रही थी, जिसके कि फादर जो है जेरेमी बेंथम थे। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। वही मोरल एक्ट है जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का हैप्पीनेस बढ़े। तो विलियम बेंटिक अपने लॉर्ड, फिलोसॉफिकल लॉर्ड जेरेमी बेंथम को ये कह रहे थे कि हुजूर मैं तो जा रहा हूं गवर्नर जनरल बनकर, लेकिन आप रहोगे गवर्नर जनरल। तो ये किस फिलॉसफी को दर्शाता है? यूटिलिटेरियनिज्म। ये क्वेश्चन है अरबिट, और पूछने में भी आधा इन्होंने इंफॉर्मेशन खा लिया है। 64 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द कार्ल मार्क्स राइटिंग बिगेन विद फॉलोइंग फेमस ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत फेमस है, लेकिन ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। Hegel remarks somewhat that all great world historical fact and personages occur as it were twice. He has forgotten to add the first time as tragedy and second as farce. इसको हम लोग डे टू डे यूज करते हैं इस फ्रेज को, कि हिस्ट्री रिपीट्स, फर्स्ट टाइम एज ट्रेजेडी एंड सेकेंड टाइम एज फार्स। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि ये किस बुक में ये बात उन्होंने कही है, और इसका ऑफिशियल आंसर है 18th ब्रूमराई ऑफ लुई बर्नापार्ट। अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इतना आर्बिट क्वेश्चन है ये। 65 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, इस कारण से, इसके चलते नहीं कि आपको चारों पता होगा, इसके चलते कि फवेला आपको जरूर पता होगा। मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट को भी पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने फवेला पढ़ा है। वो ब्राजील का जो अर्बनाइजेशन की एक फीचर है, जैसे हम लोगों के यहाँ इंडिया में स्लम है धारावी, उसी तरह वहाँ फवेलाज हैं रियो डी जेनेरो और अदर्स में। तो ए का 3 से ही आपका ये क्रैक हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आसान है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा, बाकी आप नॉलेज बढ़ा लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलो, इसलिए ये इजी है। Which one of the following themes would you not expect to find in Aristotle's Nicomachean Ethic? अब ये by virtue of option ये इतना आसान है कि निकोमैकियन एथिक्स में जो है वर्च्यू, एथिक्स, मोरालिटी की बातें हैं, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन क्यों होगा जो पॉलिटिक्स में था, इसलिए ये आसान है। 67 नंबर क्वेश्चन एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है रूसो का, मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूं। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी के बारे में कहते हैं कि कैसे शुरुआत हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी की, और इससे आप समझ जाएंगे कि ये इतना आसान है कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटीज इससे लिखा बाद में बुक, उससे ही ये जुड़ी हुई होगी। सो 2 नंबर इजी, इसको आप 68 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। यदि आप देखेंगे तो पहला जो है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो आर्टिकल 1 जो है जो कहता है कि इंडिया विच इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये राहुल गांधी ने इस पे कहा, काफी हंगामा भी हो रहा है पार्लियामेंट में, कहा सही है। द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट यूज इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही फेडरलिज्म ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज हुआ है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं यूज हुआ था। यूनियन गवर्नमेंट हमेशा बार बार यूज हुआ है, जो इसमें थर्ड में है। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, लेकिन रेसिडुअरी पावर जो है स्टेट के साथ में नहीं है, सेंटर के साथ में है। तो इसीलिए ए बी सी डी आप कर सकते हैं।
In which of the Hannah Arendt book would you find mention of the phrase banality of the evil in the context of famous trials? So ऑर्बिट क्वेश्चन में इसमें आगे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सी है, लेकिन ये चारों बुक को जरूर याद कर लीजिए। हाना आरेंट का ह्यूमन कंडीशन, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, बाबला जेरूसलम एंड लाइफ ऑफ द माइंड, ये जरूर याद कर लीजिए। वैसे बाकी भूल जाइए इस क्वेश्चन के बारे में। Which judgment has most been cited in discussion on the colonial era law of sedition? ये क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले साल विनोद दुआ जो कि बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे, उनका हाल में देहांत हो गया। उनको उन पर सेडिशन का केस चला था, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में वो जीत गए थे। उसमें उनके लॉयर ने बात उठाई थी कि केदारनाथ सिंह केस, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये मैंने पूरा केस के बारे में दे दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट की स्ट्रांग से स्ट्रांग वर्ड में यदि कोई पत्रकार बुराई करता है या कोई सिटीजन भी बुराई करता है तो वो सेडिशन नहीं है, जब तक कि कुछ ऐसा वो ना करे कि इंसाइट करे वायलेंस को, पीपल को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई विद्रोह, रिबेलियन के लिए उकसाए, तब तक वो सेडिशन नहीं है। तो उसी केस को रेफर करके विनोद दुआ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी थी। तो केदारनाथ सिंह केस, तो ये इसको आप मीडियम रख सकते हैं। Which scholar argue that international order is a fusion of power with legitimate social purpose? अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट ऑर्बिट क्वेश्चन, आप इसको रख लीजिए। इनका आंसर यहाँ इन्होंने दिया है जॉन रेगी, आप इसको और चेक कर लीजिएगा। द स्केप्टिकल व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन डज नॉट एम्फेसाइज ऑन, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, मीडियम है। आपको पता है तीन व्यू है, एक ग्लोबलिस्ट व्यू है जिसको ग्लोबोफाइल भी कहते हैं, जो ग्लोबलिज्म को सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा स्केप्टिकल व्यू है जो ग्लोबलाइजेशन को मानते ही नहीं है। और थर्ड ट्रांसफॉर्मेटिव व्यू है जो बीच बीच का रास्ता लेते हैं। इस स्केप्टिकल व्यू में सबसे जो बातें इसमें लिखी गई वो सब कई चीजें वो आपको जाननी चाहिए। द वर्ल्ड वाज मोर ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली ड्यूरिंग, ये कहते हैं कि पहले ग्लोबलाइजेशन और इससे ज्यादा था। Present phase of globalization can be identified more with intensifying geopolitics than globalization per se, सही है। Present phase of globalization is more concerned about economic development of global south, ऐसा थोड़ी है। ग्लोबल साउथ का ये वो उनको क्या ऐसा नाता है स्केप्टिकल को कहने का ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तो गलत है। स्टेट पावर इंक्रीज हुआ है ना कि डिक्रीज ग्लोबलाइजेशन के एज में, ये भी ये कहते हैं कि कोई है स्टेट का जो सॉवरेंटी वो घटा नहीं है, बढ़ गया है। तो ए बी डी, ए बी डी। ओके, सो ये डज नॉट है, इसीलिए एक ही इसमें गलत है, सी, तो सी ओनली। ऑन विच पॉइंट नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म डिसएग्री विथ नियो रियलिज्म, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा स्टार क्वेश्चन है क्योंकि नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म बहुत करीब आ गए हैं, जिसको कि नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कह सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे वो अलग है। क्या क्या पॉइंट पे पहले सेम है, देखिए। इंटरनेशनल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनार्की, दोनों मानते हैं। स्टेट्स आर मेजर प्लेयर इन इंटरनेशनलिज्म, दोनों मानते हैं। स्टेट कोऑपरेट ईच अदर बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिकॉज दे आर द रैशनल प्लेयर, दोनों मानते हैं। लेकिन इस पे जो है दोनों नहीं मानते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो है नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की खासियत है, नियो रियलिज्म इससे अख्तियार नहीं रखते हैं, इसलिए 14। ये मैच करना जो है बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए। लेकिन इसका ऑप्शन जो है इतना टफ है, इसके चलते मैंने इसको डिफिकल्ट दिया क्योंकि आपको बहुत दूर तक जानना है। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन जो है वो मॉर्गनथाउ का है। बनाना बीचेस सिंथिया इनलोय का है। सोशल थ्योरी जो है अलेक्जेंडर वेन, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के एक तरह से फादर हैं वो। और पावर एंड इंडिपेंडेंस जो है ये दोनों ने लिखा है, जो कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने इसी में दिया है। अब ये पांचों से आप मैच कर लीजिएगा। और आपको यहाँ दिक्कत क्यों है कि 1 2 3 नहीं, आपको 4 का चारों चाहिए है, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखिए, सोवियत आर्मी स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ अफगानिस्तान इन 1989 या 88 में मूव करना, 89 में मूव करना शुरू किया था, इसलिए ये रॉन्ग है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सही हुआ था 62 में, रॉन्ग नहीं है। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ज्वाइंट वाज यूनाइटेड नेशन, नो। पहला आईएलओ हम लोगों ने ज्वाइन किया था, ये रॉन्ग है, 1920s में ही। कोरियन वॉर सही में 51-53 में हुआ था, सबको याद भी कर लीजिए। तो ए और सी जो है इनकरेक्ट। हेगेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, इसको शॉर्ट में एचएसटी भी कहते हैं, वो ये कहता है कि एक हेजमन होना, जैसे अभी यूएसए है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे एक और
जो थोड़ा सा अच्छा है वो है टाइट बाइपोलरिटी, वो तो और अच्छा है जॉन मैरसेमर के अनुसार, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम में था। लेकिन यदि वो नहीं है तो एक हेजमन होने से भी अच्छा है। और ये भी ऑथर को याद कर लीजिए, ये एक तरह से इसके पिता माने जाते हैं चेस्टी के, मतलब मेन थिंकर। तो ये कहता है, ये आर्गू करता है कि अब यदि आप ये जानते हैं तो कि हेजमन डिफाइन स्टेट बिहेवियर इन नेशनल पॉलिटिक्स, नो, हेजमन स्टेट ऑलवेज remains a powerful actor, not necessarily. Hegemon facilitate development of a strong regime. अब ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है और इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर 3 है और सही भी है। बेसिकली रेजिम का मतलब यहाँ क्या होता है? रेजिम का मतलब यहाँ व्यवस्था होता है। रेजिम मतलब होता है जैसे कि इंटरनेट की रेजिम, या इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग है, जैसे ब्रेटन वुड सिस्टम जिसके तहत की एक्सचेंज रेट को डॉलर से पे किया गया था, उस टाइप का रेजिम, ओपन सी लेन देना, इंटरनेशनल जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सबकी सहायता से। तो ये जो रेजिम जो है, जिसको कि उसके थ्रू ही दुनिया चलती है, जिसको कि आप पैक्स अमेरिकना अभी कह सकते हैं। उसके पहले ब्रिटेन जो है वो एक हेजमन था, तो उसने बहुत स्टेबिलिटी दी, उसको पैक्स ब्रिटेनिका बोलते थे। तो वो ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप डिफिकल्ट श्रेणी में रख लीजिए। विच इंडियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर ट्रेड रिलेटेड निगोशिएशन? WTO का जहां नाम आया और कोई मिनिस्ट्री का नाम आया तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। ये आपको कॉमन सेंस से भी आप जान सकते हैं या नहीं तो आपको पता होना चाहिए। मीडियम कैटेगरी है क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से नाता नहीं है। किसी भी तरह का ट्रेड WTO में निगोशिएशन होगा तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स करेगी। अब ये जो है क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो हेडक्वार्टर आपको देखना है, तो सार्क का तो काठमांडू में है, एशियन का थाईलैंड नहीं, एशियन का जो है वो जकार्ता में है। तो यहाँ आपको कोई मैच ही नहीं करेगा। मैंने यहाँ दे दिया है आयोरा जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, मॉरिशस में है। तो इसलिए ये नन ऑफ द एबव एक दिया है इन्होंने, और आपका ध्यान तुरंत जाएगा कि ये कुछ उटपटांग है, नन ऑफ द एबव, कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक तरह से मीडियम क्वेश्चन है। Which of the following statement explain rational choice understanding of international relation? Medium type of question. Rational choice क्या कहता है? मतलब जैसे एक इंडिविजुअल रैशनल इंडिविजुअल होता है, यानी कि वो हमेशा अपना यूटिलिटी को बढ़ाना चाहता है, प्रेफरेंस को बढ़ाना चाहता है, अपना इंटरेस्ट जिससे ज्यादा मैक्सिमाइज उसके वही डिसीजन लेना चाहता है। ऐसे भी स्टेट जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख करके इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड करती हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन रैशनल चॉइस अंडरस्टैंडिंग? इंडिविजुअल आर इमोशनल एक्टर, कभी इमोशनल नहीं होगा। स्टेट डिसाइड देयर एक्शन इन इंटरनेशनल पॉलिसी रैशनली, सही है। तो आप देखिए बी जिसमें हो वो सही होगा, बी इसमें है, बी इसमें है। अब इन दोनों में तो ये दो तो खत्म सॉरी, ये दोनों खत्म हो गए। अब यदि 1 और 3 में देखें तो इसमें बी कॉमन है, ए सी, केवल हमें ये देखना है कि ए सही है सी सही है। तो चूंकि ए मैंने पहले ही काट दिया है तो इसलिए बी और सी। तो आप ऐसे जो है झटके में आप बना सकते हैं बिना ज्यादा देखे हुए। टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फ्रॉम द जजमेंट ऑन द राइट ऑफ प्राइवेसी? फिर से वही पुट्टू स्वामी केस लौट के आ गया। आप देख पा रहे हैं कि दो दो बार कुछ कुछ क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, ये गलत है, लेकिन ऐसा DUET में भी हुआ, JNU में भी हो रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी की जो केस हुई थी जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, उसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्गूड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट इन खड़क सिंह केस दैट देयर इज नो स्पेसिफिक राइट टू प्राइवेसी, ये सही था। द कोर्ट मेंशन द केस ऑफ आधार एंड बायोमेट्रिक एज ए वायलेशन, ये भी सही था। ये इंटरेस्टिंग ये था इसमें कि जजेस कोटेड जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, लंबा लंबा पैराग्राफ दिया कि कैसे ऑन लिबर्टी में उन्होंने जो है सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग की बात की है और लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए टाइप। तो ये सब सही है, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑल ऑफ द अबव चूंकि है तो इसको, इसलिए ये आसान है क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है। टिप्स ये है कि जनरल स्टेटमेंट जो है जनरली करेक्ट होते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि क्रूड या आउटलैंडिश स्टेटमेंट या हार्ड स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होते हैं। Again, 81 medium category, Hans Morgenthau in his book Politics Among Nations discusses following concept. इसी में उन्होंने 6 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल रियलिज्म दिया था। नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन टर्म्स ऑफ पावर सही है। बैलेंस ऑफ पावर, आइडिया ऑफ वर्ल्ड स्टेट का मतलब होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था कि अल्टीमेट स्टेबिलिटी तभी आएगी जब एक वर्ल्ड स्टेट बने, वर्ल्ड गवर्नमेंट बने। नेशनल पावर डिफाइन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर, कभी वैसे वैसे भी आपका एक ही बचा तो गलत होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पावर से तो रियलिज्म का कोई नाता होता नहीं है। इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है लिबरलिज्म का पार्ट है, इसीलिए A, C और D।
Who has argued that relation between Indian elite and masses suffer from mutual incomprehension? अब ये इतना अर्बिट क्वेश्चन, इसको आप अर्बिट लिख लीजिए, वैसे इसका ऑफिशियल आंसर है सुदीप्ता कविराज। उसको मान लीजिए, कविराज के बुक को याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये एक तरह से साउथ एशियन और सब अल्टर्न जो स्टडी होती है, गरीब गुरुआ मार्जिनलाइज की जो पॉलिटिक्स होती है, उसको उठाने वाले सुदीप्ता कविराज है। एमए इनके काफी चीजें जो है पढ़ाई जाती है। ओके, ये जो है ये क्वेश्चन इतना आसान है क्रैक करना, क्योंकि जैसे मुझे पता है और आप लोग को पता होगी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री पे जोर था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे। यदि इतना पता है तो ये क्वेश्चन क्रैक हो गया, बाकी कुछ जानना नहीं है। बी का वन केवल इसमें है और बाकी आप मैच कर लीजिए, इसलिए ये क्वेश्चन आसान है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है अर्बिट है, इतना अर्बिट है कि मैं इस पे कुछ भी नहीं कह रहा हूं। ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन है कि आप इतने सारे अननोन ऑथर के बारे में जाने कि उन्होंने क्या कहा है, गोपाल गुरु से लेके और लीला फर्नांडिस। मैंने आंसर मार्क कर दिया है, देख लीजिए, इसको भूल जाइए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, easy question, which of the following theories of international relation are not associated with Marxist या Marxism? तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी नियो मार्क्सिस्ट है, डिपेंडेंसी थ्योरी नियो मार्क्सिस्ट है, क्रिटिकल थ्योरी नियो मार्क्सिस्ट कह सकते हैं, जिसको कि फ्रैंकफर्ट स्कूल भी कहते हैं। लेकिन नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कैसे मार्क्सिज्म हो गया? चूंकि वो इस टाइप का ऑप्शन है कि आप इसको कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इजी क्वेश्चन है ये। 86, which one of the following does not constitute the 7 principle of Potts curve? एकदम लड्डू क्वेश्चन, आपको पता है, मैंने कई बार बताया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें आप कभी भी यहाँ पे आपको डिसिप्लिनिंग नहीं मिलेगा, इसीलिए यही है। वेरी इजी, इजी। What is the significance of Minnebrook Conference 1968? लड्डू क्वेश्चन। Minnebrook Conference, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मैरिनी, उसमें बुक भी आपको याद होगा। इससे ही एनपीए की शुरुआत होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन आसान है। Again, easy question. Which one of the following does not constitute the 14 principle of management of Henry Fayol? हेनरी फायल आपके सिलेबस में मैंने 14 लिख दिया है, जो जो इसमें है उसको हाईलाइट कर दिया है, जो नहीं है वो है प्रमोशन। इजी क्वेश्चन। मैच करना जो है इसलिए आसान है कि केवल आपको ये पता होना चाहिए कि ड्वाइट वाल्डो ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट लिखा, और ये बुक इतना फेमस है, मैंने मेरे गाइड में भी है, हर जगह आप पढ़े होंगे। तो बी का 1 और बी के 1 में एक ही है, इसलिए ये क्वेश्चन इजी। ये क्वेश्चन मीडियम, दो स्टेटमेंट है। पब्लिक चॉइस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद विंसेंट ऑनस्ट्रम। ये मैंने आपको बताया भी है, विंसेंट ऑनस्ट्रम का नाम आने से आप पब्लिक चॉइस अप्रोच को देख लीजिए। पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है वो उसी तरह की बात करती है जो रैशनल चॉइस है। मतलब पब्लिक डिसीजन में जो डिसीजन मेकर होते हैं वो सब अपने रैशनल एक्टर होते हैं और वो रैशनल चॉइस लेते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि इंस्टीट्यूशन में इस टाइप के रूल रेगुलेशन होते हैं कि अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट में वो डिसीजन हो जाती है। आप इसको ऐसे लीजिए, इस तरह से इंस्टीट्यूशनल डिजाइन बनाया जाता है कि जो डिसीजन मेकर रॉल के जैसा कोई वेल ऑफ इग्नोरेंस में नहीं होते हैं, सब अपने अपने पर्सनल डिसीजन में लेना चाहता है, लेकिन सभी जो हैं वो इस तरह से रूल रेगुलेशन नॉर्म से बंधे होते हैं कि अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, पब्लिक चॉइस। सो ये ट्रू है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज नॉट एसोसिएटेड विद हर्ब असाइनमेंट। ऑफ कोर्स ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच से है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो या स्ट्रक्चरल अप्रोच से जुड़े हुए नहीं है, और ये भी यही कह रहा है, तो इसलिए ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। Who among the following is considered to be the chief proponent of post bureaucratic theory? ये आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये है मीडियम क्वेश्चन, क्योंकि पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वेबर तो हो नहीं सकते हैं, वो तो खुद ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी लिखा है। एल्टन मायो क्यों होंगे, वो तो बहुत पहले की बात है, वो तो वेबर के कंटेम्पररी जैसे हैं। तो यही दोनों बच गया, और वॉरेन बनी, मैंने आपको कई बार बताया है, इन्होंने जो है पोस्ट ब्यूरोक्रेटिज्म पे काफी कुछ लिखा है, इसीलिए यही सही है, मीडियम क्वेश्चन। दो लड्डू टाइप के क्वेश्चन। हॉथरियन एक्सपेरिमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएटेड विद, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, Hilton Mayo. Which one of the following is not a characteristic of prismatic society of Fredericks? Most easy question. Heterogeneity, formalism, overlapping, not rationalism. Which article of the Indian Constitution in India make provision for the Public Service Commission for the Union and State? हमारे सभी स्टूडेंट जानते होंगे आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो है वो
यूपीएससी पे है या स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन पे। आर्टिकल 315, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विद प्रेजेंटिंग ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, मतलब ये कह रहा है बेसिकली कि बजट जो है जिसको कि कहते हैं एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत होता है? वो आर्टिकल 112। मेरे कई स्टूडेंट जानते होंगे, मुझे आशा है। Which among the following comes under the entire gamut of the activities of नीति आयोग? नीति आयोग 2015 में, मुझे लगता है शायद 14 या 15 में जो है वो प्लानिंग कमीशन को हटा करके बनी, और ये भी जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कैबिनेट के रिजोल्यूशन से बनी है। इनका ये सारा काम है डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन करना, एंड थिंक टैंक होना पॉलिसी के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव, चूंकि ऑल ऑफ द अबव है तो वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, इजी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एकदम बाउंसर है। अब ये कहता है व्हेन वाज द नीति आयोग फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, ब्ला ब्ला, पढ़ लीजिएगा, मैंने दे दिया है, ये आप भूल जाइए इसको, आप जब जान ही नहीं सकते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को जान के आप एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। Which among the following statement is not a correct evaluation of the right to information act? ये क्वेश्चन मीडियम है क्योंकि ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा, सब सही है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलत है, क्योंकि राजस्थान से ही इसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। MKSS, मजदूर किसान संघर्ष समिति, और उन्होंने जो पंचायत को घेरा था और उससे जो है राइट टू इंफॉर्मेशन शुरुआत हुई थी, ना कि गुजरात में। इसीलिए एक ही आपको नॉर्थ खोजना है, तो ये मीडियम कैटेगरी। Organization of village panchayat as unit of self governance has been put in which part of the constitution, ये पूछ रहा है। और ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 में डाला गया है, पढ़ लीजिएगा, पंचायती राज से रिलेटेड। और यहाँ पे एक बात और याद कर लीजिए कि DPSP जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, आर्टिकल 36 से 51, ये भी पढ़ लीजिएगा। और 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 42nd अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया। Last question, which among the following reports did the committee of the state on the status of women in India prepare? ये यदि आप थोड़े बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे मुझे पता है, तो टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट जो है वो कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ने निकाला था। तो ठीक है, इसको आप डिफिकल्ट मान सकते हैं, लेकिन इसको जो है वेरी इजी कह सकते हैं, लड्डू क्वेश्चन। फाइनली डियर स्टूडेंट, यदि हम इसको एनालाइज करें डिफिकल्टी लेवल पे, तो जैसा मैंने मार्क किया है, इजी 46 क्वेश्चन है मेरे अनुसार से, मीडियम 28 और डिफिकल्ट केवल 26। इन दोनों को यदि मिला दें तो 74 आते हैं। मेरे जो स्टूडेंट हैं इस 74 में से 65 तक जरूर करेंगे, मुझे ऐसा आशा है। यदि आप उस तरह सोचे जैसा मैं सोच रहा हूँ, और ये जो 26 है इन सब में A B या A या B या C या D यदि आप मारते हैं तो बाय लॉ ऑफ एवरेजेज आपका 1/4 सही होगा, मतलब कि आप समझ लीजिए करीब 6 क्वेश्चन आपके जो है सही हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो आप पहुंच जाते हैं 71 72 पे, मतलब आप स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे आ जाते हैं। और थोड़ा सा यदि आपका लक साथ दे तो आप 76 क्रॉस करते हैं और आप कर जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि निराश ना होइए कि पोलम बहुत टफ है, JNU बहुत टफ है। आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है क्योंकि केवल 40 सीट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। दिमाग को कूल रखना है और टिप्स एंड ट्रिक के बल पे करना है, ना कि ये सोचते हुए कि मैं नॉलेज के बल पे करूंगा, जो इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि इसका जो रेंज है और जो आर्बिट्रेरीनेस है वो काफी हाई है। सो ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सॉरी कि बहुत वीडियो लंबा हो गया, इससे मैं छोटा नहीं कर पाया। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है PGET गाइड तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होगा। इसकी नई वर्जन आई है, लेकिन प्लीज इंतजार मत कीजिए क्योंकि ये 3-4 महीने में आप काफी रिवाइज कर सकते हैं। और एनीवे जो न्यू वर्जन आएगी ये इसका थोड़ा सा अपडेशन ही होगा। इस तरह से मुझसे जुड़े रह सकते हैं। बी सेफ, बी हैप्पी। मिलेंगे बहुत जल्द फिर से एक नए MCQ वीडियो के साथ में। और जो मैं सीरीज चला रही हूँ UGC नेट, उसको जरूर देखिए क्योंकि वो आपके लिए भी उतना ही उपयोगी जितना UGC नेट के स्टूडेंट के लिए। तो बाय।